आज हम ब्रिटिश फीमेल राइटर इट मीन दैट जॉर्ज इलियट। अब नाम में आपको एज एन साउंड आ रहा है एज एन मेल नेम, पर हाँ बिल्कुल सही बात है एज एन मेल नेम। पर उनका रियल नेम जो था दैट इज द मैरी एन इवेंट्स। तो आज मैरी एन इवेंट्स इनकी राइटिंग हम डिस्कस करेंगे, जो कि 19th सेंचुरी की राइटिंग है। तो 19th सेंचुरी, मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, 1850s, इट मीन द एंड ऑफ द रोमांटिक एज एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज का सबसे पीक पॉइंट है ये। ज़्यादातर देखो जॉर्ज इलियट को या फिर मैरी एन इवेंट्स को, जॉर्ज इलियट के नाम ऐसे क्यों रखना होता था, क्योंकि बेसिकली ताकि आप राइटिंग जो है, जो पब्लिशर है जो उस समय पब्लिश करते थे वो राइटिंग, वो उसे लाइट ना कंसिडर करें। और इतनी ज़्यादा फीमेल राइटर को वैल्यू नहीं मिलती थी, ना उनकी राइटिंग को इतना ज़्यादा सीरियस लिया जाता था। इसीलिए राइटिंग ऑन सीरियस कंसर्न पे लेना, सीरियस बेस पे लेना, और इवन दैट रीडर भी जो है, और जो उस समय जो रीडर हुआ करते थे वो भी मेल राइटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। इसीलिए जॉर्ज इलियट नाम से जो है इन्होंने लिखना शुरू कर मैरी एन इवेंट्स ने, ताकि वही वैल्यू मिल सके जो कि एक मेल राइटर को मिलता है। तो ये जो जॉर्ज इलियट है ये फेमस थी रिगार्डिंग टू द डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट होते थे इनकी राइटिंग में, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉरल डिलेमा। इवन दैट हम बोल सकते हैं दैट शी चैलेंज द सोशल सोसाइटल नॉर्म्स एंड द रोल ऑफ द वुमेन इन हर वर्क। तो इनकी राइटिंग में आपको सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करते हुए इनकी राइटिंग देखने को मिलेगी। इनकी कई सारे नोटेबल नॉवेल्स हैं, इंक्लूडिंग द मिडल मार्च, द सिलास मार्नर एंड इवन द मिल ऑन द फ्लॉस। ये इनकी बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इलियट की जो राइटिंग होती थी, जॉर्ज इलियट की, ज़्यादातर एम्फेसाइज और द इम्पोर्टेंस इसमें मिलता था रिगार्डिंग टू द एम्पैथी। तो एम्फैथेटिक राइटिंग होती थी, एंड यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड द एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे। सिंपैथी का मतलब हम दूसरे के बारे में क्या समझते हैं, एंड वी आर जस्ट पासिंग द जजमेंट रिगार्डिंग टू द अदर वन। पर एम्पैथी क्या है, आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखते हो, दैट इज़ द एम्पैथी। तो राइटिंग काफ़ी एम्फैथेटिक है इनकी, एंड इवन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑन द इंडिविजुअल लाइफ। इनका innovative narrative technique and even the character development have made her a key figure in the literary history। सही बात है बिल्कुल ये। और जहाँ तक हम बात करते हैं द मिल ऑन द फ्लॉस के रिगार्डिंग, सबसे पहले मिल है, इट्स एन मिल। तो जो कि हमें एज एन इंडस्ट्रियल फेस का एक थीम दिखाती है, बट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एज का 1850 है। तो द मिल ऑन द फ्लॉस है ना, फ्लॉस मीन्स एक तरह का, यहाँ पे फ्लॉस का मतलब क्या है, एज एन रिवर। एक मिल है जो कि रिवर के क्रॉस है, द फ्लॉस इज द रिवर। तो ये जो राइटिंग है द मिल यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है अबाउट द फेमिलियल एंड द सोसाइटल प्रेशर। जो फेमिलियल हम लिख सकते हैं दैट इज़ द फेमिलियल एंड सोसाइटल प्रेशर। इसी तरह के हम सिनेरियोज पूरी राइटिंग में देखेंगे, फिर आपको समझ आएगा मैंने क्यों बोला दैट मिल रिप्रेजेंट द फेमिलियल एंड द सोसाइटल प्रेशर। और जो रिवर फ्लॉस है वो सिंबलाइज करती है द फ्लो ऑफ टाइम एंड इन एविबिलिटी ऑफ चेंज, हम बोल सकते हैं जिसे, यानी सिंपल मीन्स द फ्लो ऑफ टाइम, यानी फ्लॉस, एफ फॉर फ्लॉस एंड एफ फॉर फ्लो है ना, तो फ्लो ऑफ टाइम को प्रेजेंट कर रही है, एंड इन एविबिलिटी ऑफ चेंज, कि चेंज जो है दैट इज़ द इनएविटेबल, जिसे आप रोक नहीं सकते, दैट बी ए पार्ट, दैट्स द मेन पार्ट। तो ये राइटिंग है द मिल ऑन द फ्लॉस, इसका मतलब एक मिल है जो कि फ्लॉस रिवर के क्रॉस है, इसका मतलब फेमिलियल इशू और सोसाइटल प्रेशर जिसको आप रोक नहीं सकते, जो कि टाइम के साथ चीज़ें आती है। और ये लेक्चर यहाँ मैं लेने वाला हूँ फाइनली, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ तो बेसिकली है ना। तो द मिल ऑन द फ्लॉस को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल में समझने वाले, इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो। अच्छा, रिक्वेस्ट आता है रिगार्डिंग टू दिस इन द मिल ऑन द फ्लॉस के ऊपर आप वीडियो लेके आओ। और जो फर्स्ट टाइम है, या डू सब्सक्राइब द चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करो आप प्लीज़, ताकि आपको पता चलेगा ये राइटिंग और जो मैंने पढ़ा है वो काफ़ी आपको बेहतर तरीके से, और एक एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ आने वाली है। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम जॉर्ज इलियट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पर फिर भी हम पढ़ना ज़रूरी है अबाउट द राइटर, आपको थोड़ा बहुत पता हो। जैसे मैंने बता दिया, जैसे मैरी एन इवेंट्स को पढ़ रहे हैं द जॉर्ज इलियट। Now here's a brief biography of the George Eliot. The Mary Ann Evans, his pen name है the George Eliot, was born at England, the Warwickshire। ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। मिल ऑन द फ्लॉर्स द इवेंट्स डिड नॉट मीट द कन्वेंशनल ब्यूटी। सबको पता है, देखो मैरी एन इवेंट्स अगर आप जानते हो, इवन दैट यू कैन गूगल इट, तो आपको एक इमेज निकल के आएगी, फोटो जिसको आपको देख के लगेगा दैट डिड नॉट मीट द कन्वेंशनल ब्यूटी स्टाइल, उतनी खूबसूरत नहीं थी। पर कई कई बारी कहते हैं जो आपके अंदर फ्लॉ है दैट
even give you some of the advantage. और यहाँ पे वो मिलता है that avails the literature and even the study and even the literary study to the George Eliot. सही बात है, शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से फैमिली को काफ़ी टेंशन था कि मतलब क्या शादी करना इतना आसान होगा कि नहीं, तो कोई क्वालिटी बिल्ड करनी चाहिए। तो मैरी इवेंट्स के पेरेंट जो है वो सोचा इसको इनको मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करती है अपनी बेटी को। अगर इस तरह से अगर एजुकेशन दे दिया तो एजुकेशन एज एन वेपन एज एन टूल मदद करेगी इसकी। तो वो ऐसा टाइम था जिस टाइम पे लड़कियों को इतना अलाउड नहीं था, बहुत कम एक दो लड़की पूरे एरिया में पढ़ा करती थी आफ्टर द एज ऑफ 16। तो यानी एजुकेशन जो है वो उनके घर वालों ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था मैरी एन इवेंट्स को, क्योंकि लुक उतनी अपीलिंग नहीं थी। तो इवेंट्स कंटिन्यू द एजुकेशन इंडिपेंडेंटली एंड द टीचिंग हरसेल्फ इन द आउट ऑफ द बुक्स। इसके बाद इवान ने एजुकेशन जो है अपने आप ही आगे करा। 16 साल के बाद खुद ही जो है एजुकेशन को कैरी करना शुरू करा, इसका खर्चा भी वो खुद ही किया करती थी। शी बिकेम द असिस्टेंट एडिटर ऑफ द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू। उसके बाद वेस्टमिनिस्टर रिव्यू आपको पता होगा ये उस टाइम की, जैसे आप लिरिकल बैलेट पढ़ते हो विद द कॉलरेज एंड द वर्ड्सवर्थ, उस समय में वेस्टमिनिस्टर रिव्यू बहुत ही फेमस एज एन जो कि क्रिटिकल राइटिंग लिखते थे उसमें इनको पार्ट मिला। एज ए लेफ्ट विंग जर्नल बनी उसमें ये, यानी गरीबों के लिए बेसिकली ज़्यादा लिखा करती थी, लो स्टेट ऑफ सोसाइटी के लिए। मैनी ऑफ हर बेस्ट नोन नॉवल इज दैट एडनबर्ग 1859, द मिल ऑन द फ्लॉर्स जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1860, एंड द सिलास मार्नर 1861, द मिडल मार्च 1871, एंड द डेनियल डेरोंडा 1876। सारी राइटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं इवेंट्स एज मेल नेम इसलिए लिया इन ऑर्डर टू बी टेकन सीरियसली ऑन द लिटरेरी एस्टैब्लिशमेंट। अपने आप को लिटरेचर के फील्ड में इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि जो सीखा है उसको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मेल का नाम लेना यहाँ पे ज़रूरी था। इसीलिए जॉर्ज इलियट इन्होंने अपना पेन नेम रखा, ऐसा पेन नेम ऑफ मैरी एन इवेंट्स। और इवेंट्स lived the unconventional life in the openly the outset the marriage with the George Henry Lewis। अच्छा ये समझना ज़रूरी है, इवेंट ने कोई शादी नहीं करी थी, तो शादी इन्होंने करी नहीं, पर फिर भी एज एन ओपन रिलेशन जो होता है वो उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था जॉर्ज हेनरी ल्यूइस के साथ, जो कि एक ऑलरेडी मैरिड जर्नलिस्ट था। यानी जॉर्ज हेनरी ल्यूइस इनकी एक जर्नलिस्ट है, ये शादी पहले ही हो रखी है। तो इसके साथ ही वेल्स ने अपने काफ़ी जो लाइफ है इवन दैट काफ़ी क्लोज इनके साथ रही थी, एज एन मैरिड लाइफ निकाला था, पर शादी नहीं करी थी फिर भी, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। इसको दिखाया गया इसी वजह से जो ब्रदर यानी जो मैरी एन इवेंट का जो ब्रदर है वो दैट शी वाज एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हर ब्रदर, तो उसके भाई ने मैरी एन इवेंट को छोड़ दिया, यानी कि कम मिलने ही नहीं चाहता था, कई सालों तक नहीं मिला उससे गुस्से की वजह से, क्योंकि किस तरह से वो ओपन रिलेशन एक शादीशुदा के साथ जो है अपने एज एन इस तरह के सीन कर रही है। इसीलिए उसके भाई को ये सब चीज़ पसंद नहीं आया, तो उसने, भाई का नाम था इसाक, तो इसाक को बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आई। इस वजह से उसने अपनी बहन के साथ रहना छोड़ दिया और ये मान लिया कि उसकी कोई बहन है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी आपको कहानी में भी देखने को मिलेगा जब हम कहानी में जाएंगे। इसलिए बोलते हैं दैट द मिल ऑन द फ्लॉर्स इज समवॉट क्या बोलना, इज़ अ रियल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग ऑफ जॉर्ज इलियट और द मैरी एन इवेंट्स। तो मैरी एन इवेंट्स की ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टर यहाँ पे जब कहानी में मूव होंगे तो वहाँ पे भी ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन दिखा रखा है, और किस तरह से जो है भाई वो बहन के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। गुस्से की वजह ये है कि किस तरह से वो एक लड़के के साथ रिलेशन में आ जाती है जिसके साथ भाई नहीं चाहता था। तो वो ही जो है एज एन बोल सकते हैं एज एन रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लाइफ ऑफ जॉर्ज इलियट, कि जॉर्ज इलियट की लाइफ का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो और यहाँ पे जो कैरेक्टर आएगा जो हम देखेंगे, जॉर्ज हेनरी ल्यूइस को कौन सी चीज़ रिप्लेस करने वाली है और ब्रदर इसाक को कौन सी चीज़ रिप्लेस करने वाली है। तो अब शुरू करते हैं हम यहाँ पे आगे और मूव करते हैं। इसी तरह से अब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिल ऑन द फ्लॉस में देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि 1820s के टाइम पे नेपोलियनिक वॉर और 1804 दैट इज नेपोलियन सिविल कोड ऑलरेडी चल रहा था। 1815 में नेपोलियन हार गया था इन बैटल सॉरी इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो वाटरलू की बैटल में ये हार चुका है। इट मीन द राइज ऑफ द नेपोलियन, द एंड ऑफ द नेपोलियन, सेम टाइम पीरियड है, द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, वो देखने को मिलता है। और जो पूरी कहानी है वो सेट इन सेंट ओक।
सेंट ओक जो है वो लिंकनशायर, जो कि कौन सा पार्ट है, द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पे कहानी को सेट किया गया है। अच्छा, ये समझना नहीं है, यहाँ समझना किसको है हमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ द रोमन कैथोलिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1829। तो रोमन कैथोलिक रिलीफ एक्ट, यहीं से आपको पता चलता है कि जो कैथोलिक्स हैं, इवन जो चर्च में है, जो कैथोलिक हैं, उनको अब ये राइट्स मिला है कि वो फेथ, वोट और पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। इवन दे कैन वोट इन पार्लियामेंट। इससे पहले उन्हें पार्लियामेंट में बैठने का हक नहीं था। तो जो लेजिस्लेटिव राइट्स हैं वो पास हुआ था। और ये कहानी में कई कैरेक्टर्स हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन उठाते हैं, दैट्स द कैथोलिक क्वेश्चन, जैसे कि मिस्टर रिले, द मिस्टर डीन और मिस्टर टुलिवर, इन सब ने इस तरीके का जो है वो क्वेश्चन उठाए हैं, द कैथोलिक क्वेश्चन। ऑल्दो दिस वॉज रिकॉर्ड स्टेप फॉरवर्ड फॉर द रिलीजियस टॉलरेंस, जैसी चीज़ आती है कि इवन दैट ऑल द रिलीजन आर इक्वल। और द मिल ऑन द फ्लॉस वरी अबाउट दिस सिविल लिबर्टी फॉर द कैथोलिक। तो मिल ऑन द फ्लॉस में सिविल लिबर्टीज़ के रिगार्डिंग है कि कैथोलिक को क्या सिविल लिबर्टीज़ मिलेंगी, जो मिली। 1829 में एक्ट आया, द रोमन कैथोलिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, दिस इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द राइटिंग। इसके बाद क्या है, मैगी टुलिवर इज ऑफन सीज एन एविटर फॉर द इलियट। ये अपना ही अवतार है हिंदी शब्द का, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश एविटर, इट मीन द इनकारनेशन। तो यानी जो मैगी टुलिवर है ये प्रेजेंट कर रही है जॉर्ज इलियट को या मैरी एनी वैंस को। कहानी में मैगी टुलिवर आपको मिलेगी, जो कि सीधा डायरेक्ट सिंबल है किस चीज़ की, वो जॉर्ज इलियट की सिंबल है ये। और इसके साथ साथ जो है दी वॉकशायर, जहाँ पे सीन को सेट किया गया है। मैगी का जो रिलेशन है वो चल रहा है विद द टॉम एंड द रिकॉल्स द एलियट्स रिलेशनशिप विद ब्रदर इसाक। तो मैगी के लिए जैसे उसका भाई टॉम है, द सेम इज़ फॉर द इलियट के लिए इसाक। ये मैंने आपको बताया था, कहानी में भी सेम आपको फ्रेम मिलेगा, तभी हम कह रहे हैं कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग ऑफ जॉर्ज इलियट। तो जिस तरह से जॉर्ज इलियट यानी मैरी एन इवैन और उसका जो उनका जो भाई है दैट इज इसाक, तो इसाक और जॉर्ज इलियट जिस तरह से थे, इसी तरह से कहानी में टॉम और मैगी का रिलेशन दिखाया गया है। द डिसअप्रूव्ड ऑफ द इलियट लिविंग अ मैन। अब जैसे कि जॉर्ज इलियट जॉर्ज हेनरी ल्यूस के साथ रहती थी, और जो अजीब लगता था किसको, उनके भाई यानी इसाक को। द सेम रन्स इन द स्टोरी, इस कहानी में भी इसी तरह से है। जो हमारे पास स्टीफन गोस्ट है ना, स्टीफन गस्ट के साथ जो है अब वो मैगी रह रही है। तो मैगी स्टीफन गेस्ट के साथ रह रही है, जो कि टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। नाउ द अदर बुक्स रिलेटेड टू द मिल ऑन द फ्लॉस इस टाइम पे और लिखे गए हैं। देखो, द मिल ऑन द फ्लॉस इज द बिल्डिंग्स रोमा लिटरली इन द नॉवल ऑफ एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आएगा और मैंने कवर भी कर रखा है आगे, आप टेंशन मत लो। मिल ऑन दी फ्लॉस जो है वो एक बिल्डिंग रोमा राइटिंग है, दैट इज द नॉवल ऑफ एजुकेशन। एक ऐसी बुक दैट सेंटर ऑन द यंग पर्सन ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड, जिसमें ये एक यंग कैरेक्टर होगा और वो एडल्टहुड तक जाएगा, इट मीन द गेनिंग द एक्सपीरियंस एंड सीइंग द पेजेस ऑफ द लाइफ, यानी वो जीवन के अलग अलग पेजेस को देखेगा, अपडेट होगा और ज़्यादा जो है वो मैच्योर होना शुरू होगा, दैट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग्स रोमा। इस तरह की राइटिंग हम बिल्डिंग्स रोमा के अंदर कंसिडर करते हैं। ऐसी कोई और भी राइटिंग है, जैसे डिकन्स डेविड कॉपरफील्ड 1850, लॉरेंस टेन का द लाइफ एंड द ओपिनियन ऑफ द टेस्टम शैंडी एंड जेंटलमैन 1759, ऐसी जेन ऑस्टन की द एमा, इस तरह शार्लेट ब्रॉनेट की द जेन आयर। ऐसे ही ब्रॉनेट इस तरह की राइटिंग लिखी गई है, दैट वन इज फुली डिजाइंड ऑन द बिल्डिंग्स रोमा स्टाइल। इसीलिए से बोला जाता है द नॉवल ऑफ एजुकेशन, इट मीन द सेंटर जो सेंटर कैरेक्टर है, इट मीन द मेन कैरेक्टर दैट्स प्रोटैगनिस्ट, जो इसमें प्रोटैगनिस्ट है, इट मीन दैट लर्निंग थ्रू लाइफ, वो इस जीवन से सीखता रहेगा एंड गेटिंग मोर मेच्योर अप टू द एंड ऑफ द स्टोरी। जैसे कहानी के एंड तक पहुंचेगा एंड गेटिंग मोर मेच्योर, वो बहुत ज़्यादा सीखने लग जाएगा। सच टाइप ऑफ द राइटिंग कंसिडर अंडर द बिल्डिंग्स रोमा स्टाइल ऑफ द राइटिंग। Now the key facts about the Mill on the Floss. The full title, The Mill on the Floss, there is no subtitle. Written 1850, that is the 1860, published हुई थी, लिखी गई थी 1850 में। इट्स बेस्ड ऑन द विक्टोरियन राइटिंग, बिल्कुल सही विक्टोरियन एज की राइटिंग है ये। तो विक्टोरियन एज है इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है विक्टोरियन एज और जो टाइम पीरियड से वो तो ग्रेट ब्रिटेन एंड इट्स एम्पायर 1837 to that of 1901. This is the time period of the Victorian age of Victorian literature. तो जे बी शॉ ऐसे बहुत बड़े बड़े राइटर आपको मिलेंगे यहाँ पे इवन।
द genre is that novel, हम नॉवल पढ़ने जा रहे हैं एंड द इंटरगनिस्टिक एंड द पॉइंट ऑफ द व्यूज इज थर्ड पर्सन। एक्स्ट्रा क्रेडिट आप देख सकते हैं मिलन द फ्लॉस के ऊपर 1937 में इसके ऊपर मूवी बनाई गई है। द टीवी सीरीज और द टेलीविजन सीरीज 1978 एंड 1997 इज़ अ वेरी फेमस राइटिंग। और यहाँ से शुरुआत होगी हमारी समरी की, और आपको अच्छे से समझना है। द क्वेश्चंस जो है अलग अलग वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। एंड इवन दैट इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैनल तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे मटेरियल्स आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पे, और कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ कोई अगर स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो आप वो कर सकते हो मुझे, और 15 से 20 दिन पहले आप जो है वो बता देना मुझे। दिस इज़ ऑल्सो द रिक्वेस्टेड वीडियो जो मैं आप यहाँ पे आपको बढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है द मिल ऑन द फ्लॉस। जैसा कि हम देख चुके थे फ्लॉस, फ्लॉस इज अ रिवर, और ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी इसको पूरी को सेट किया गया द सेंट ऑग्स और द लिंकनशायर, इट मीन दैट इंग्लैंड। पूरे सीन को इंग्लैंड पे शिफ्ट है कर रखा है। और ये जो कहानी की शुरुआत होगी वो बिल्कुल बचपन से होगी एंड अप टू दैट ऑफ द मेच्योरिटी ये मूव करेगी। इसीलिए इस तरह की राइटिंग को हम बिल्डिंग्स रोमा योनरा के अंदर रखते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एजुकेटेड और द एजुकेशनल नॉवल, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो उसका जो मॉरल प्रिंसिपल है और जो सोफिस्टिकेशन है रिगार्डिंग टू द सोसाइटी, वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा एंड मूव एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। ठीक है, वो पॉजिटिव और पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेगा। सच टाइप ऑफ द राइटिंग इज कॉल्ड द बिल्डिंग्स रोमा टाइप ऑफ द राइटिंग, और ये उसके एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो पेपर में आप पे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि द मिल ऑन द फ्लॉस इज एन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ द बिल्डिंग्स रोमा और द एजुकेशनल नॉवल कमेंट। तो आपको उसमें कमेंट करना है, क्योंकि जब हम कहानी को देखेंगे तो कहानी की शुरुआत बिल्कुल बचपने से होगी। जैसे ही आप इस नावल को ओपन करते हो, तो जैसे ही नावल ओपन होता है तो हम देखते हैं यहाँ पे दो कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द मैगी एंड द सेकंड इज़ द टॉम टुलीवर। ठीक है, द टुलीवर फैमिली दिखाई गई है, और इस टुलीवर फैमिली में मिस्टर टुलीवर एंड द मिसेस टुलीवर और इनके दो बच्चे, एक लड़की जिसका नाम है मैगी, और मैगी का जो बड़ा भाई है उसका नाम है टॉम टुलीवर। ठीक है, तो दो मिलते हैं हमें मैगी और टॉम टुलीवर। और कहानी को मैंने जैसे बोला था, सेंट ऑग एक फिक्शनल टाउन है लंदन में, इस तरह का कोई टाउन है नहीं। और जो रिवर दैट इज़ द फ्लॉस, फ्लॉस मेटाफोरिकल भी यूज़ किया गया है, क्योंकि फ्लॉस का मतलब एक तिनका भी होता है। इट मीन दैट मिल ऑन द फ्लॉस, यानी एक तरह से कि एक सपने जो कि सिर्फ तिनके पे जिन सपनों को गढ़ा गया हो। तो दैट फ्लॉस इज़ ऑल्सो मेटाफोरिकल। इन केस अगर क्वेश्चन आ गया कमेंट ऑन द टाइटल तो आप वहाँ लिख सकते हो ये। तो कहानी की शुरुआत होगी यहाँ पे मैगी और टॉम टुलीवर को दिखाया गया है, और उसके बाद यहाँ पे द अननेम्ड नरेटर, एक अननेम्ड नरेटर है जो हमें बता रहा है, जो देख रहा है इस पूरे सीन को, और उसके थ्रू जो है वो रीडर कहानी के थ्रू मूव हो रहा है। यानी हम सब जो है स्टार्टिंग में जो सीन और सिनेरियो पूरा जो देखते हैं कहानी का, वो अननेम्ड नरेटर के थ्रू देखेंगे। ठीक है, जो अननेम्ड नरेटर है वो बता रहा है कि एक मिल है, दैट इज़ द डॉलकोट मिल। इसे डॉलकोट मिल कहते हैं, और ये जो मिल है वैसे टुलीवर फैमिली की ही मिल थी पहले। थी इसलिए लगाया मैंने क्योंकि जैसे आप कहानी में आगे मूव करोगे तो ये जो मिल है ये इनकी बिक जाएगी, इसीलिए इसका नाम है द मिल ऑन द फ्लॉस, यानी फ्लॉस रिवर के क्रॉस मिल। और या फिर कई बार हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज़ अ मेटाफोरिकल फ्लॉस, कि एक तिनके के ऊपर एक पूरी मिल है, यानी उनके सपने जो थे वो पूरे टूट गए और बिखर गए। एंड सीज दैट लिटिल गर्ल प्लेइंग आउटसाइड, कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो खेल रही है, और बाद में रीडर को बताया जाता है कि दैट द लिटिल गर्ल इज़ मैगी टुलीवर, कि उसका नाम मैगी है। और उसके बाद बिल्कुल कहानी के अंदर लेके जाया जा रहा है हमें किसके थ्रू, इट मीन दैट अननेम्ड नरेटर के थ्रू। और यहाँ अननेम्ड नरेटर है, ऐसी जेंडर उसका स्पेसिफाई नहीं कर रखा, इट्स मेल और फीमेल हमें नहीं पता। पर जैसे ही हम इस अननेम नरेटर के थ्रू कहानी के अंदर जाते हैं तो हमें एक घर दिखाया गया, और घर में बताया गया कि मिस्टर टुलीवर और मिसेस टुलीवर वो अंदर बैठे हुए हैं, और वो बात कर रहे हैं किसके, टॉम के एजुकेशन के रिगार्डिंग। जहाँ पे मिस्टर टुलीवर एडमिट्स दैट ही नेवर हैड मच एजुकेशन हिमसेल्फ, जहाँ पे मिस्टर टुलीवर जो है वो मिसेस टुलीवर को बोल रहे होते कि मैंने तो उतनी पढ़ाई की नहीं है, पर फिर मैं ये चाहता हूँ कि टॉम जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़े और कुछ बड़ा, एक बड़ा होकर एक बिजनेसमैन बने। ये जो है इज़ अबाउट बिजनेसमैन, एक अमेरिकन ड्रीम और अमेरिकन सिनेरियो ये दिखा रही है यहाँ पे। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फैमिली फ्रेंड ने बताया
तो मिस्टर रिले के कहने पर उन्होंने टॉम को स्कूल में भेजा। द मैगी इज़ डिलाइटेड, मैगी बहुत ज़्यादा खुश थी कि टॉम स्कूल जा रहा है। और जब वो स्कूल से वापस आता है दैट तब वो देखता है कि क्या दैट शी फेल टू टेक केयर ऑफ हिज रैबिट। उसके रैबिट थे तो उसको मैगी जो है उनकी केयर नहीं कर पाती, जिस वजह से जो उसके जो रैबिट है उनकी डेथ हो जाती है। देन ही पॉइंट्स आउट दैट ही केयरफुली सेव्ड अप हिज मनी। अब यहाँ पे टॉम कह रहा है कि उसने कितने मुश्किल से पैसे बचाए थे टू बाय हर अ गिफ्ट, ताकि वो मैगी को गिफ्ट दे सके। और उसने ये जो है ये रैबिट्स ये गिफ्ट दिए थे। किसको गिफ्ट दिया था? ये उसने मैगी को। और एक दिन वो जब वहाँ गया स्कूल, और उस दिन बोला था उसने मैगी को कि इन रैबिट्स का ध्यान रखना। और मैगी जो है उन रैबिट्स का ध्यान नहीं रख पाई, जिसकी वजह से रैबिट की जो है डेथ हो गई। तो मैगी ने उसके लिए माफ़ी मांगी, और उसके बाद टॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बट इवेंचुअली दे फॉरगिव्स हर। दैट शोज इन द लव बिटवीन द ब्रदर एंड द सिस्टर। तो ब्रदर सिस्टर का जो लव है, दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट पीस ऑफ राइटिंग। इसका जो एंड है, इस कहानी का जो एंड है, इसी तरह का जो एंड है वो आपको एक इंडियन पीस ऑफ राइटिंग में मिलती है। इट मीन तारा। तारा बाय महेश दत्तानी। महेश दत्तानी की एक फेमस राइटिंग है दैट इज़ तारा। वहाँ पे भी इसी तरह की एंडिंग की गई है दैट शोज द लव और दैट द फैमिलियल लव। तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो बिल्कुल सिंपल है कहानी, इतनी कोई भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है कि मिल ऑन द फ्लॉस यानी टू लीवर फैमिली अननेम नरेटर के थ्रू हमें फैमिली दिखाई गई है, और उसी के थ्रू जो है हम इस कहानी के बिल्कुल अंदर की तरफ मूव हो रहे हैं। और हमें मिस्टर एंड मिसेस टूलीवर देखने को मिलती है। फिर उसके अंदर उनके दो बच्चे, द मैगी और द टॉम। टॉम टूलीवर यानी मैगी जो है वो छोटी बहन है, और टॉम जो है वो बड़ा भाई है। और मिस्टर रिले माइनर कैरेक्टर है, बट स्टिल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसने एक तरह के प्लॉट को सेट किया है। और ये सब जो होते हैं ये प्लॉट को स्क्रूड करते हैं, यानी जैसे कहते हैं कि फैब्रिकेशन जो है उसको बिल्कुल स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसकी वजह से जो है उसे टॉम को स्कूल में डाला गया, और जब टॉम स्कूल से वापस आया तो उसे देखा उसके रैबिट्स मर गए, और वो रैबिट्स एज एन गिफ्ट जो है वो टॉम ने दिया था, किसको? मैगी को दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक अभी सिंपल इतनी कहानी चली है। अब इस कहानी में न्यू कैरेक्टर की एंट्री है दैट इज़ द मिसेस ग्लेग। अब मिसेस ग्लेग है कौन? देखो, मिसेस ग्लेग जो है वो मिसेस टुलीवर की सिस्टर है। तो यानी मिसेस टुलीवर की जो बहन है दैट इज़ द मिसेस ग्लेग। इस कैरेक्टर की अब एंट्री होगी। तो मिसेस ग्लेग को ये दिखाया गया है कि वो मैगी और टॉम उन दोनों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, और उन्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जो मिसेस ग्लेग का मानना था कि वो दोनों के दोनों जो है वो नॉटी हैं, और एक भविष्यवाणी भी कर रखी थी कि मतलब इनका कुछ नहीं होने वाला। द प्रेडिक्ट्स दैट दे विल कम टू अ बैड एंड, यानी ये इनका फ्यूचर ऐसे ही है, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे, बर्बाद होंगे। जबकि उन दोनों बच्चों की अगर बात करें तो वो दोनों बच्चे जो है मिसेस ग्लेग से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, जो कि मिसेस टुलीवर की जो बहन है, इनमें अपनी मौसी से। एंड दी बोथ द चिल्ड्रन लाइक द प्लेइंग, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था ल्यूसी डीन के साथ, जो इनकी एक कज़न है उसके साथ बहुत खेलते थे। तो मैगी बिकम सो इरिटेटेड। फिर जब मिसेस ग्लेग आई हुई थी तो मिसेस ग्लेग जो है वो बार बार ही मैगी के ऊपर कमेंट कर रही थी कि इतने लंबे बाल रख रखे हैं फालतू में, इन्हें कटवाती क्यों नहीं हो, ठीक है, इस तरह से। तो वो बिल्कुल ही क्रिटिसाइज़ कर रही थी, जो बात मैगी को पसंद नहीं आई। मैगी अपने अंदर इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती कि वो ऊपर जाके यानी अपने बालों को काट लेती है, दैट द कट्स ऑफ हर हेयर विद द सीजर। एंड हाउ दैट शी क्विकली रिग्रेट, बाद में वो पछताती है कि उसने ऐसा क्यों किया, कि मतलब कि मिसेस ग्लेग के इतने ज़्यादा क्रिटिकल कमेंट्स थे, और ऐसे जो ताने सुन के उसने ये जो गलत फैसला किया है इसने बहुत ही गलत किया, यानी। तो अब बाद में वो बहुत ज़्यादा रिपेंट फील करती है, पछताती है कि ये बहुत गलत किया मैंने, कि मतलब उनके कहने पे मैंने अपने बाल को काट लिया, इतने मुश्किल से ये बाल बड़े हुए थे। अब उसके बाद जब जाते हैं ऑन दिस सेम इल फेटेड दैट मिस्टर टुलीवर गेट्स इन एन आर्ग्यूमेंट। अब मिस्टर टुलीवर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जो मिसेस ग्लेग है वो उनके बच्चों के ऊपर कमेंट कर रही है, और उसके बाद उस इतना ज़्यादा जो उसने मैगी के ऊपर कमेंट किया कि मैगी एक तो बच्ची है, ऊपर से इतने फ्रस्ट्रेटेड होगी कि उसने अपने बाल काट लिए। और यहाँ पे जो है मिसेस ग्लेग से मिस्टर टुलीवर ने कभी पैसे लिए थे, दैट इज़ द 300 पाउंड्स। और वो फिर सोचते हैं कि ठीक है इन दोनों की लड़ाई होगी, यानी किस किसकी? मिस्टर टुलीवर की और मिसेस ग्लेग की। और इन दोनों के बीच में कहा सुनी होगी जिसमें मिस्टर टुलीवर ने बोला कि ठीक है,
मेरे को तुम्हारे साथ कोई रिश्ते नहीं रखने और जो तुमसे मैंने 300 पाउंड्स लिए वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब ये बात तो बोल दी है पर है नहीं, है ना, मतलब मिस्टर टुलीवर के पास पैसे तो है नहीं। और मिसेस ग्लेग हैज़ लेंट द फैमिली एंड सिंस ही डज नॉट वांट टू बी द बी होल्डन, और वो कहते मैं किसी का गुलाम बन के नहीं रहना चाहता, इसीलिए जितने मैंने तुमसे 300 पाउंड्स लिए वो मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा, यानी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब ये बात तो बोल दी है। अब मिसेस टुलीवर को, यानी मिस्टर टुलीवर एंड मिसेस टुलीवर, मिस्टर टुलीवर ने वो बात की थी तो मिसेस टुलीवर को यानी उनकी वाइफ को ये बात अब अजीब लग रही है कि मतलब कैसे हम देंगे वो 300 पाउंड्स। तो इसके इसलिए जो है मिसेस टुलीवर जो अपने सिस्टर के पास जाती है, और सिस्टर का नाम है दैट इज़ मिसेस प्यूलेट। इस उसमें के कुछ हेल्प मिल जाएगी और वो पैसे जो है वो मिस्टर टुलीवर को दे देगी वो, और मिस्टर टुलीवर जो है वो पैसे जो है वो मिसेस ग्लेग को मतलब दे देंगे। इस तरह से इनके बीच की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब सोच के वो जो है वो मिसेस पुलिट के पास गई थी। और ड्यूरिंग द विजिट, और जब वो गई तो मैगी मैगी वहाँ पे ना बच्चे खेल रहे थे, इनमें दैट टॉम जो है वो लूसी के साथ खेल रहा था। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैगी, टॉम एंड द लूसी, ये तीनों आपस में खेलते थे, पर टॉम और लूसी खेल रहे थे, मैगी नहीं खेल पा रही थी। और टॉम ज़्यादा ही लूसी के साथ खेल रहा था, तो इससे मैगी को जेलस फील हुआ और मैगी ने धक्का मार दिया किसको, लूसी को। और लूसी जो है वो सीधा कीचड़ में जाके गिरी वहाँ, एंड हॉरिफाइंग द एडल्ट्स। ठीक है, और सबको अजीब लगा कि ये मैगी क्या कर रही है। मैगी फील सो रिजेक्टेड एंड शी डिसाइडेड टू रन अवे। तो वहाँ से वो भाग जाती क्योंकि वो फेस नहीं कर पाती, और वो जिप्सीज यानी जो आवारा जो एक तरह के होते हैं उनकी ग्रुप में घूमने लग जाती है। पर शाम को वही लोग छोड़ के चले जाते हैं कि देखो आपकी जो लड़की है ये हमारे साथ घूम रही है। एंड मीन वाइल द मिस्टर टुलीवर विजिट हिज सिस्टर। अब मिस्टर टुलीवर भी जा रहे हैं अपनी बहन के पास, दैट इज मिसेस मॉस। कि जिस तरह से मिसेस टुलीवर जो है वो मिसेस प्यूलिट के पास गई है, ऐसे मिस्टर टुलीवर जो है वो मिसेस मॉस के पास जा रहे हैं टू गेट सम हेल्प। अब सिंस शी ओज एट हिम ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द मनी, अब ये सोच रहे हैं मिस्टर टुलीवर कि मतलब पैसे मांगने चाहिए अपनी बहन से कि नहीं। ऐसा इसलिए दैट डजंट हैव द हार्ट टू डिमांड मनी फॉर हिम, क्योंकि 8 बच्चे हैं किनके, मिसेस मॉस के, और उनको पालना है। उसके बाद ही टेक्स आउट ए लार्ज लोन, और बहुत बड़ा लोन भी ले रखा है उन्होंने। तो इस तरह से मांगना अच्छा नहीं रहेगा। तो इस पूरे यहाँ के फ्रेम में हमें एक चीज़ यहाँ समझ आई है, जो कि हमें एज एन बैकग्राउंड के थ्रू हमें समझना, इट मीन दैट द ट्रू लव बिटवीन अ ब्रदर एंड द सिस्टर। और ये जेलस है, ये जो जेलस कंसेप्ट है, दिस इज द इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स का मतलब सिंपल होता है, इट मीन दैट अपोजिट सेक्स और द अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। और किस तरह से, जैसे कि फैमिली है, फैमिली में जो मदर है उनको जो मदर है उनको सन जो है वो ज़्यादा पसंद होगा, यानी माँ को बेटा ज़्यादा पसंद होता है। इन द सेम वे फादर फादर को बेटी ज़्यादा पसंद होती है। दिस इज़ कॉल्ड द इडिपस रेक्स। इसी को इडिपस रेक्स बोलते हैं। और एक और होता है दैट इज़ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का भी सिंपल मतलब यहाँ पे इस तरह से है, जैसे कि ये मदर लगा लो और ये आप लगा लो एक तरह से यहाँ पे बेटी यानी डॉटर, और यहाँ फादर है। ठीक है, इट मीन जब फीमेल जो है वो फीमेल के साथ ही टकराने लग जाती है। अब जैसे मदर है वो फादर को कुछ अगर बोले तो बेटी बीच में आ जाती है कि आप मेरे पापा को ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो सच टाइप ऑफ दिस इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। इट मीन दैट फीमेल दैट मूविंग अगेंस्ट द फीमेल, ये इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। और इडिपस रेक्स मीन्स अपोजिट सेक्स। ठीक है, दैट अट्रैक्ट्स ईच अदर। यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ही मिस या मैगी मैगी के बाल काटे गए तो मिस्टर टुलीवर को गुस्सा आया, बेशक मिसेस टुलीवर को आया हो ना आया हो। दिस शोज द इडिपस रेक्स। अभी कहानी शिफ्ट होती है स्कूल, यानी स्कूल के साइड ये कहानी शिफ्ट हो जाती है। और स्कूल में हमें दिखाया गया दैट मिस्टर स्टेलिंग, स्टेलिंग कौन है, इज़ अ टीचर। और ये क्या पढ़ाते हैं, दैट्स लैटिन एंड द ज्योमेट्री। और ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है टॉम के। तो स्कूल के सीन के बाद हमें क्रिसमस वेकेशन दिखाया गया, और इसी वेकेशन के टाइम पे जो मिस्टर टुलीवर है वो एक केस फाइल कर देते हैं अगेंस्ट अपने पड़ोसी यानी मिस्टर पाइवट के, क्योंकि वो इन्फ्रिंज कर रहा होता है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, यानी वाटर पावर, यानी विदाउट परमिशन जो है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो घुसे जा रहा था। इसीलिए जो मिस्टर टुलीवर ने जो है वो केस कर दिया अपने पड़ोसी मिस्टर पाइवट पे। तो मिस्टर पाइवट ने उस टाइम का सबसे सक्सेसफुली और जो क्राफ्टी लॉयर यानी मिस्टर वैकम उसको हायर किया। और इसी मिस्टर वैकम का जो लड़का है दैट इज़ द फिलिप वैकम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है इस कहानी में। ये जो फिलिप वैकम है
ये मिस्टर वैकम का लड़का है और उससे बड़ी बात ये है कि जो फ़िलिप वैकम जो है वो टॉम की क्लास में है। तो इसीलिए टॉम जो है उससे जलता था क्योंकि उसे पता है कि उसके जो फ़ादर हैं वो केस हैंडल कर रहे हैं और वो उसके फ़ादर के अगेंस्ट का जो केस है वो जो फ़िलिप वैकम के जो फ़ादर हैं इट मीन दैट मिस्टर वैकम वो हैंडल कर रहे हैं। अब इसके बाद जब कहानी आगे थोड़ी और मूव होती है तो पता चलता है कि मिस्टर टुलिवर यानी वो केस हार गए हैं एंड द मिस्टर टुलिवर हैज़ लॉस्ट द लॉसूट विद द मिस्टर पाइवर्ट एंड दे विल लूज हिज मिल। और उसके बाद उनकी मिल जो है वो उनसे छीन ली जाती है, दैट्स अ डॉलकोट मिल। और उसके बाद मनी एंड द प्रॉपर्टी सब कुछ सारा कुछ सीज हो जाता है। ही ऑल्सो फैलन ऑफ हिज हॉर्स और इतने मेन टाइम पे वो अपने घोड़े से भी गिर जाते हैं जिस वजह से उनको चोट लग जाती है। नाउ दैट्स सो इल एंड दे डजंट रिकॉग्नाइज एनीवन सेफ मैगी। और वो किसी को पहचान नहीं रहे हैं, सिर्फ वो पहचानते हैं मैगी को। मिस्टर टुलीवर जो है उनके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाता है और फाइनली वो डिक्लेयर कर देते हैं बैंकरप्ट कि अब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बैंकरप्सी के टाइम पे उनकी फर्नीचर सब कुछ जो है वो नीलाम होना शुरू हो जाता है एंड दी वेरी डिस्ट्रेसिंग टू मिसेस टूलीवर। और मिसेस टूलीवर को बहुत अजीब लगता है क्योंकि दैट जो उनके लिनन इवन दैट फर्नीचर और जो होमवेयर है वो सारे जो है वो नीलाम हो चुके हैं और उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। जो यादें होती हैं वो एक तरह से एंड डिस्पाइट दीज सफरिंग द टॉम डिसाइड्स टू रिस्पेक्ट द मिस्टर टूलीवर विशेस। अब टॉम डिसाइड करता है कि जब ऐसे हालात हो गए हों बिल्कुल बेकार हालात हो गए थे, अब ऐसे में टॉम डिसाइड करता है कि वो मिस्टर टूलीवर के सारे विशेस को वो कंप्लीट करेगा, नॉट टू कॉल इन द लॉन फॉर द मिसेस मॉस। और वो ये भी डिसाइड करता है कि अब वो अपने फादर यानी मिस्टर टूलीवर को मिसेस मॉस के पास नहीं भेजेगा के पैसे या फिर हेल्प के लिए। और एक टाइम पे मिस्टर टूलीवर ने जो है वो कुछ पैसे दिए थे मिसेस मॉस को यानी अपनी बहन को, वो वाले कागज़ भी फाड़ देता है कौन, टॉम, ताकि बाकी क्रेडिटर्स को ये ना पता चले कि मिस्टर टूलीवर के पास पैसे हैं और वो अपनी बहन को भी पैसे दे रहा है और हमारे पैसे हमें नहीं दे रहा क्योंकि कर्जे में जा चुका है इस समय मिस्टर टूलीवर। तो अपने फादर को बचाने के लिए टॉम जो है वो उन कागज़ को भी फाड़ देता है जिसमें मिस्टर टूलीवर ने कभी हेल्प की थी मिसेस मॉस की। इसके बाद जो है टॉम डिसाइड करता है कि अब वो सँभालेगा सब कुछ। तो जॉब के लिए वो अपने वेल्दी अंकल के पास जाता है दैट इज़ मिस्टर डीन और उनसे पूछता है कि जॉब दे दो। एक शिपिंग कंपनी है दैट्स द गेस्ट एंड द कॉर्पोरेशन। इसमें वो जॉब के लिए अपने अंकल से रिक्वेस्ट करता है। उसके अंकल बोलते हैं जॉब उसे तभी मिलेगी अगर उसके पास अकाउंटिंग स्किल हो और बुक कीपिंग स्किल्स हो, तभी उसे ये जॉब ऑफ़र हो सकती है। अब इस कहानी का जो है एक वाटरशेड मोमेंट इट मीन द टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आता है और यहाँ पे क्या है कि मिस्टर वेकम जो है वो ख़रीद लेते हैं मिस्टर टूलीवर की मिल और उसी में मिस्टर टूलीवर को एक एज एन जॉब ऑफर करते हैं। यानी सिंपल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर वेकम है मिस्टर टूलीवर को नीचे दिखाने के लिए उसकी जो डॉलकोट मिल है वो खरीद ली किसने, मिस्टर वेकम ने। और मिस्टर टूलीवर को उसी में एज एन एम्प्लॉय रख दिया। तो ये दिस अरेंजमेंट में इज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग और इससे बहुत ज़्यादा शर्म आई किसको, मिस्टर टूलीवर को। अब काम तो करना ही था, मजबूरी थी, पर अपने मिल में ही काम करना पड़ेगा एज एन एक एम्प्लॉय बन के। इससे और बुरी बात क्या हो सकती है। और उस दिन वापस आके मिस्टर टूलीवर ने बोला टॉम को टू स्वेयर कि कसम खाओ, अपनी फैमिली बाइबल के ऊपर हाथ रखवा के कसम खिलवाया कि दैट यू हैव टू टेक द रिवेंज ऑन द वेकम, कि एक दिन तुम इन वेकम से बदला लोगे। एंड आफ्टर द बैंक्रप्सी हो गई थी, डॉलकॉट मिल जो है उसकी वो जो पूरी मिल है वो वेकम की हो गई है। मिस्टर टूलीवर जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे और फैमिली के डेब्ट्स बढ़ते चले जा रहे थे। लोनली एंड डेस्परेट इन द कंपेनियनशिप मैगी बिगिंस सीक्रेटली। अब मैगी भी जो है वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। जब मैगी कई बार आती थी किसके साथ, यानी टॉम के साथ, तो ऐसे में वो फ़िलिप वेकम को देखा करती थी। और फ़िलिप वेकम क्योंकि उसके किताबों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसी तरह से मैगी का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था किताबों पे। तो इस तरह से फ़िलिप और जो मैगी है वो क्लोज़ आ गए और ये आपस में एक तरह से सीक्रेट मीटिंग जो है वो करने लग गए। और जो जैसे ये डॉलकोट मिल है इसके पीछे जो वुड्स है जो दैट वुडेड एरिया इट मीन द जंगल जो है वहाँ पे ये लोग जो है मिलने लग गए। एंड फाइनली दैट ही लव्स सर, और इस तरह से फिलिप वेकम ने भी कन्फेस किया कि वो उससे प्यार करने लग गया है। एंड आफ्टर ईयर, और एक साल हो गए इनको इस तरह से चुपके चुपके जो इनकी मीटिंग्स चल रही थी और ये टॉम को बात नहीं पता थी। फाइनली टॉम को एक दिन ये बात पता चल गई एंड इज फेरियस, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया।
और टॉम ने फिलिप को तो धमकाया, साथ ही साथ मैगी को ये बोला दैट प्रॉमिस टू नेवर सी द फिलिप अगेन विदाउट द टॉम्स परमिशन, कि तुम अब जो है वो फिलिप से कभी नहीं मिलोगे। एक तो इसने हमारी पूरी फैमिली ख़राब कर दी, और बिना मेरे परमिशन के तो तुम्हें मिलना ही नहीं है। ऐसे ही अ वीक लेटर, एक हफ्ता और बीता, द टॉम टेल्स द फैमिली, टॉम ने अपनी फैमिली को बोला कि अब जो है उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं उसके एक फ्रेंड यानी बॉब जेकिन इसकी मदद से। दोनों ने शिपिंग वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ से प्रॉफिट हुआ है। तो टॉम ने फिर को बोला कि अब वो क्रेडिटर को सारे पैसे दे सकता है। एंड दैट नाइट द मिस्टर टुलीवर इज़ इलेटेड, और उस दिन मिस्टर टुलीवर इतने ज़्यादा खुश हुए कि 4 साल के जो हार्ड वर्क किया टॉम ने, और इस तरह से टॉम ने जो है उन्हें कर्जे से बाहर निकाल दिया। ऑन द वे बैक टू द डॉलकोट मिल, दे रन्स इनटू द मिस्टर वेकम, और वो जैसे डॉलकोट मिल अगले दिन आते हैं और वो फटाफट मिस्टर वेकम की तरफ भागते हुए जाता है। कौन? यानी टुलीवर। और मिस्टर वेकम के आगे कहता है कि मुझे अब तेरी जॉब की ज़रूरत नहीं है, फेंक के मारता है वो जॉब, कि ये ले अपना जॉब अपने पास रख। और मिस्टर टुलीवर लॉन्ग सप्रेस, जितना उसने लंबे समय से अपने अंदर जो गुस्सा पाल रखा था, वो एकदम से उसके अंदर भड़क जाता है, अंदर से बिल्कुल जैसे गुस्सा फटने वाला हो। एंड मिस्टर टुलीवर्स लॉन्ग सप्रेस द रेज फाइनली बर्स्ट आउट एंड ही ब्रूटली अटैक, उसके बाद वो मिस्टर वेकम के ऊपर अटैक करता है। ज़्यादा पागल हो गया था वो एक तरह से, कि अब वो एक तो कर्जे से निकल गया और इसने मुझे मेरे ही मिल में मेरे को काम करवाया 4 साल तक, और किस तरह से 4 साल नहीं, सॉरी, कि मेरे ही मिल में इसने मुझे जॉब दी, और मैं कितने सालों से दब रखा हूँ। हाँ, 4 साल तो लग ही गए हैं, क्योंकि 4 साल टॉम को लग गए काम करते हुए। तो वो अब जॉब फेंकता है, उसके बाद मिस्टर वेकम के ऊपर अटैक करता है, पर इतना ज़्यादा फ्यूरियस और इतना ज़्यादा जो है इससे उसका न्यूरल वो डैमेज होने लग जाता है, और मिस्टर टोलीवर जो है कोलैप्स हो जाते हैं। और उसके मिस्टर टोलीवर जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब मिस्टर टोलीवर ने इस डेथ से पहले अपने बेटे टॉम से एक वादा लिया था कि वो जो डॉलकोट मिल है उसको वो वापस लेके आएगा, जो कि उनकी एक एंसेस्ट्रल प्रेस्टीज है, एक उनके लिए जो वैल्यू है वो डॉलकोट मिल की, वो उसे लेके आएगा। तो यानी यहाँ पे मिस्टर टुलीवर की तो डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है वो टॉम से जो वादा लिया गया था, अब ये कहानी आगे की तरफ और मूव होगी। यानी टॉम जो है वो अपने फ्रेंड बॉब के साथ रह रहा था। इतने टाइम पे जो मैगी है, मैगी एज एन स्कूल टीचर का जॉब जो है वो कर रही होती है, क्योंकि इससे पहले जैसे हमें कहानी में पता था कि टॉम ने देख लिया था किसको, मैगी को, और मैगी के साथ साथ फिलिप वेकम को, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके बाद उसने प्रोमिस लिए मैगी से, और फिर जो है मैगी ने वो अब फिलिप वेकम का साथ जो है वैसे तो छोड़ा नहीं है, वो उससे बात करती है, पर जो मैगी है उसने एज एन जॉब शुरू कर दिया एज एन स्कूल टीचर। और इसके बाद कहानी में वो जन लूसी, जिसको हमने पहले अभी बताया था, जैसे कहानी की शुरुआत हुई थी, जब वो चाइल्डहुड फेज़ में जो कहानी की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे बताया गया था कि किस तरह से मैगी, लूसी और साथ ही साथ टॉम ये आपस में खेलते थे। बिल्कुल इनके जो कज़न है वो ये लूसी। लूसी जो है यहाँ पे सीन में दिखाया गया कि लूसी की शादी होने वाली, यानी स्टीफन गेस्ट से, और जो स्टीफन गेस्ट से एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है यहाँ पे। और मैगी को जो है, मैगी लूसी जो है वो मैगी को मिलवाती है अपने जिससे, यानी जिससे उसकी शादी होने वाली है, यानी अपने फ्यूचर हस्बैंड से, यानी स्टीफन गेस्ट से। और मैगी और स्टीफन के बीच में इन्फैचुएशन हो जाता है, दैट्स मीन अट्रैक्शन विदाउट रीज़न, है ना, दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ कहानी में जो फ़िलिप है, यानी फ़िलिप वेकम, जो फ़िलिप है वो अभी भी मैगी को पसंद करता है, और बार-बार ही अटेम्प्ट कर रहा होता है, और वो बार-बार ही प्रपोज़ कर रहा होता है मैगी को, कि ठीक है दैट ही लव्स हर, कि वो अभी भी उससे पसंद करता है और प्यार करता है। और वेकम जो है ये भी बोलता है फ़िलिप वेकम कि वो अपने फ़ादर यानी मिस्टर वेकम से बात करेगा, ताकि डॉलकोट मिल जो है वो उसे वापस दे दें, यानी वो जो है टॉम को वापस कर दे। फिर शायद टॉम मान जाए, इन दोनों की शादी करवा दे। पर टॉम जो है दैट रिमेन्स एडमेंट, वो जिद पे था कि वो फिलिप और मैगी की शादी कभी होने ही नहीं देगा। और यहाँ हमें कहानी में ये भी पता चलता है कि मैगी जो है अब वो अट्रैक्ट होती चली जा रही है किसकी तरफ, स्टीफन की तरफ। तो मैगी को अब यहाँ पे जो है कन्फ्लिक्शंस चल रहे हैं मैगी के दिमाग में, कि क्या वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है। और इतने में एक एक पार्टी हो रही होती है, और उस पार्टी में जो है स्टीफन जो है वो मैगी के हाथ पे किस कर देता है, और उससे बोलता है कि चलो भाग चलते हैं। वाइल शी इज स्टेइंग विद हर आंट मिसेस मॉस। और जो यहाँ पे मैगी जो है वो अपने आंट के पास यानी मिसेस मॉस के पास अभी रुकी होती है, और स्टीफन वहीं आता है और कहता है कि दूसरों के लिए क्या जीना, जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हम भाग चलते हैं। और मैगी जो है दैट्स कंटिन्यूस टू रेजिस्ट, मैगी पूरी कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह से ये ना करे ना करे,
बट एट द एंड एक दिन स्टीफन और मैगी बोट लेते हैं और उसके बाद रिवर यानी फ्लॉस रिवर, उसके बाद जाके फिर वहाँ से वो भागने की कोशिश करते हैं। और स्टीफन deliberately that rows for away from the St. Oaks and then proposes that he and the Maggie elope and get married। और वो कहते हैं कि हम दोनों को भाग जाना चाहिए और शादी कर लेना चाहिए, यानी वो दोनों भाग चुके हैं अब कहानी में। और मैगी शॉक्ड हो जाती है एंड दैट एग्रीज टू टेक द पैसेज विद द मड पोर्ट। और वो किस एरिया में जाते हैं, दैट इज़ द मड पोर्ट, एक नियर बाय टाउन है, वहाँ जाके वो दोनों जो है वो शादी कर लेंगे। वंस दे अराइव इन हाउ दे शी लीव्स हिम एंड टेक्स अ कोच बैक टू सेंट ऑल्स। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं उन्हें लगता है कि नहीं ये सही डिसीजन नहीं है, और फिर दोनों जो है वो वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं इसके बाद जो है तब तक पूरे उसमें बात फैल चुकी होती है कि स्टीफन और जो मैगी है उनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है और वो दोनों भाग चुके हैं। अभी कहानी जो है शिफ्ट होती है सेंट ऑग्स में, यानी किस तरह से मैगी जब वहाँ से भाग के आती है तो वो अपने भाई के पास जाती है फॉर द कंफर्ट, पर जो टॉम है वो रिजेक्ट कर देता है अपनी सिस्टर को, मानने से ही मना कर देता है कि ये मेरी बहन नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था दिस पीस ऑफ राइटिंग इज़ ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग ऑफ जॉर्ज इलियट। क्योंकि यहाँ पे जो स्टीफन है वो स्टीफन यहाँ पे जो रोल एज एन स्टीफन प्ले कर रहा है उन रियल लाइफ में, दैट इज़ द जॉर्ज हेनरी ल्यूइस। जो मैंने आपको पहले बताया, जॉर्ज हेनरी ल्यूइस है एक मैरिड जर्नलिस्ट जिसके साथ जो है वो जॉर्ज इलियट का जो चक्कर चल रहा था। तो जॉर्ज इलियट यहाँ पे हमारे पास मैगी है, और स्टीफन हेनरी ल्यूइस, जो स्टीफन हेनरी ल्यूइस है उसका जो रोल प्ले कर रहा है वो स्टीफन नहीं, मतलब जॉर्ज हेनरी ल्यूइस। जॉर्ज हेनरी ल्यूइस का जो रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है द स्टीफन। और इसके साथ हमारे पास जो ब्रदर है यानी टॉम, टॉम का रोल जो है और जो रियल है दैट इज़ द आइजैक। यानी अगर हम यहाँ पे अगर इसको सही तरह से समझते हैं तो नॉर्मली ये कि जो जॉर्ज हेनरी है, जॉर्ज हेनरी ल्यूइस, ये रियल है, इट मीन दैट दिस इज़ द रियल पार्ट, और ये कहानी में मीन द नॉवल में ये चीज़ चल रही है। तो जॉर्ज हेनरी ल्यूइस का यहाँ पे ऐसा दिखाया गया द स्टीफन, स्टीफन गेस्ट। और दूसरी तरफ जो हमारे पास है यहाँ पे अगर हम देखते हैं टॉम, तो टॉम जो है वो रियल स्टोरी में जो टॉम इज एन ब्रदर आइसक, द इसाक, जो इसाक है वो रियल ब्रदर है जो टॉम की जगह रोल प्ले कर रहा है, और जॉर्ज इलियट जो इज़ एन मैगी। तो वो ये इसके बाद क्या होगा जब वो वापस आएंगे तो टॉम रिजेक्ट कर देता है, टॉम बोलता है कि मेरी बहन नहीं है। और उसके बाद जो है वो फाइनली एम्प्लॉयमेंट वो सोचती है काम कहाँ करूँ। तो यानी बॉब जैकिन इन सब की मदद से उसे एक गवर्नेंस यानी जो चीज़ देखते हैं संभालते हैं जो चीज़। तो डॉक्टर कैन के अंडर वो एज एन गवर्नेंस की जॉब पे लग जाती है, और डॉक्टर कौन है, एज एन लोकल विकर, यानी एक इज़ अ पोजीशन इन अ चर्च। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्रीस्ट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, उसे विकर बोलते हैं। तो उसके अंडर जो है वो एज एन गवर्नेंस का काम करने लग जाती है। पर जो कि सेंट ओक के बाहर है, क्योंकि पूरे सोसाइटी ने आउटकास्ट कर दिया किसको, मैगी को, क्योंकि मैगी जो है ये बात फैल गई थी, मैगी जो है वो स्टीफन के साथ जो है वो सो रही थी या सो के आई थी। अब ये इसलिए बात फैली थी क्योंकि दैट शी हैज़ रिटर्न अनमैरिड, क्योंकि बिना शादी के आई है, तो इसलिए सोसाइटी ने आउटकास्ट कर दिया। स्टीफन जो है वो लेटर लिख रहा होता है कि लूसी को, लेटर टू द लूसी एक्सोनरेटिंग द मैगी फ्रॉम एनी पार्ट इन द इलॉपमेंट, कि स्टीफन ने लेटर लिखा है यहाँ पे लूसी को ये बताते हुए कि मैगी का हाथ नहीं था और मैगी इसमें बेकसूरवार है ना। और लूसी जो है, लूसी वो भी मैगी के पास तब आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और फिलिप की तरफ से भी लेटर आता है, वो अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है किसी मैगी को, और वो कहता है मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया, और फिर प्रपोज करता है। और इस तरह से कहानी बिल्कुल एंड तक पहुँचती है। और एक दिन अ, ये इसलिए करते हैं इनमें द राइटर टू मेक द क्लाइमेक्स पॉसिबल। तो एक दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, द मैगी वेक्स टू फाइंड द रिवर हैज़ ब्रोकन, और नदी में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है जिसकी वजह से डैम वैम सब टूट जाते हैं, और सेंट ओक जो है वो फ्लडिड हो जाता है, यानी बाढ़ आ जाती है वहाँ पे। और मैगी के दिमाग में इस समय कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके लिए उसका भाई ज़रूरी है, तो वो फटाफट बोट उठाती है और डॉलकॉट मिल की तरफ जाती है अपने भाई को बचाने के लिए। एंड टॉम इस चीज़ को देख के बिल्कुल ही उसका जो एडमेंसी है, एरोगेंसी है, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, जो घमंड है वो सब कुछ चूर हो जाता है। और वो देखता है कि मैगी उसे बचाने यानी उसकी बहन, एंड मूविंग द रिकन्सिलेशन इन द बोट एज द एम्ब्रेस, और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं यानी बोट पे आंधी। और उसके बाद मिलते हैं आपस में, कि उसको ऐसा लगता है टॉम को कि मेरी बहन मुझे इतने उसको छोड़ के बचाने आई है।
और इतने में क्या होता है दिस इन ट्रेजेडी, और यहाँ पे क्या होता है दैट टॉम इज अस्टॉनिश एंड दे रेस्क्यू हिम एंड द मूविंग रिकंसिलेशन एज दे एम्ब्रेस हाउएवर दे कॉट इन द करंट एंड दे ड्राउन, और एकदम से उन्हें करंट लगता है और उसके बाद वो डूब जाते हैं। और अल्टीमेट यहाँ पे क्या होता है जैसे डेथ, कि दोनों के दोनों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। एंड द फाइनल कंक्लूजन इज दैट स्टीफन, लूसी, फिलिप ये एंड में दिखाए गए हैं टॉम और मैगी के कब्र पे जो है वो आए होते हैं, और वहाँ पे लिखा होता है इन देयर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड, कि मरने के बाद भी ये लोग जो है ये दोनों अलग नहीं हुए। दिस इज़ अबाउट द ट्रू लव, दिस इज़ द मेटाफिजिकल लव। ठीक, और ये है ट्रू लव जो हमें दिखाती है रिगार्डिंग टू द ब्रदर एंड द सिस्टर, और इडिपस रेक्स जैसे, और इवन इडिपस कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ अगर हम बोले इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इस तरह की थीम को भी ये जो है बैकग्राउंड में दिखाती है इस तरह की राइटिंग। अब यहाँ से हम जो है कंटेंट की तरफ मूव करेंगे, द कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमें देखना है कि किस तरह से सबसे पहले तो आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। उसके बाद जो जो आपको मटेरियल इम्पॉर्टेंट लगते हैं यहाँ पे उसको तो आप नोट कर ही लेना, और साथ ही साथ जो है इसमें इमीडिएट फ्रेसेस यानी ऑलमोस्ट ऑल पर्सपेक्टिव जो है वो मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से जो है समझा रखा है। तो फटाफट चलते हैं हम। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कंसेप्ट है जो हम वो करेंगे दैट्स टू लीव अवर फैमिली अ बाइबल। तो बाइबल की कितना सिग्निफिकेंस है जिस टाइम की राइटिंग है, उस टाइम पे बाइबल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो हमें इस कहानी में पता चलता है। सबसे पहले देखो जो फैमिली, हर फैमिली में एक बाइबल जो है वो क्रिश्चियन फैमिली में आपको देखने को मिल सकती है जिस टाइम की राइटिंग है। तो जिस इस जो हम कहानी पढ़ रहे हैं इसमें जो फैमिली बाइबल का मतलब है फैमिली हिस्ट्री, द कंटिन्यूटी एंड द लॉयल्टी। तो लॉयल्टी और हिस्ट्री और कंटिन्यूटी इन तीन चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि द मिल ऑन द फ्लॉस में टू लीवर फैमिली, बाइबल इज नो एक्सेप्शन। मैगी ने डिस्क्राइब किया द बुक एज बीइंग बी हैवली annotated by the several generation of the Tullivers, liking the physical object of the book to the family's long tenure to the Dorcourt mill। तो यानी सिंपल बता रखा है उस कि ऐसा हो कि सेवरल जनरेशन ऑफ द टुलीवर, यानी टुलीवर की कई जनरेशन ने जो है बाइबल को रखा था, और बाइबल एक फैमिली के बिल्कुल एज न्यूक्लियस में कंसिडर किया जाता था। कोई भी अगर है कुछ कसम लेना हो, जैसे कि हम हिंदूज़ में जैसे गीता रखते हैं, सेम फॉर द मुस्लिम जो कुरान रखा जाता है, सेम वे बाइबल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो मिस्टर टुलीवर ने ऐसी, जब हम कहानी में जाते हैं तो टॉम को कहा था कि इस बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम मिस्टर वैकम से जो बदला लोगे। फॉर द क्रिश्चियन द बाइबल इज ए सीक्रेट टेक्स्ट एंड टॉम इज मेकिंग अ सीरियस। अब टॉम की सीरियसनेस हमें राइटिंग में इसलिए पता चलता है जब वो बाइबल के ऊपर हाथ रख के सच में कसम खाता है, उसने वो करके भी दिखाया। टॉम इज सिम्बॉलिकली एक्सप्रेसिंग हिज लॉयल्टी इन द 5 जनरेशन ऑफ द टुलीवर that have lived in the Dorcourt mill, and Mr. Wickham has a theatre in the legacy, and so it's a fitting that Tom makes the promises by the writing the book and symbolizes the Tulliver's strength and continuity। तो ये दिखाती है Tulliver family की strength and continuity now, and also that how the Bible is so important in the family during that century। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास है दैट मैगी इज हेयर। अच्छा, मैगी के जो डार्क हेयर है वो सिम्बलाइज करते हैं द रेबलियसनेस एंड द अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द फीमेल ड्रेस, बिहेवियर, अपीयरेंसेस दैट डिक्टेट हर लाइफ। कि एक फ़ीमेल ऐसी होनी चाहिए और इस तरह से उसके बाल होने चाहिए। दिस ऑल अबाउट द मॉरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग टू द फीमेल एंड द रूल्स एंड द रेगुलेशन जो फीमेल के ऊपर इम्पोज किए गए थे ज़बरदस्ती, तो उस चीज़ को यहाँ प्रेजेंट करती है। तो मैगी के जो लॉन्ग डार्क एंड द अनरूली हेयर मार्क्स आर द डिफरेंट फ्रॉम हर मदर साइड and the Dodson, and indeed the Mr. Tulliver constantly laments that the Maggie doesn't have the curly blonde hair like her। और इसमें भी दिखाया गया कि जो मिसेस टुलीवर को ये लगता है कि मैगी के वैसे बाल क्यों नहीं है, द कर्ली एंड द ब्लॉन्ड हेयर का मतलब एलिट क्लास से हो आप और एक रियल ब्रिटिश रेस से हो आप। तो इस तरह से फेमिनिटी और द कंसेप्ट ऑफ द रेस एंड द ब्यूटी स्टैंडर्ड मॉरल और इन सब चीज़ों को वो प्रेजेंट करती है जैसे हेयर। As a child in the fit of the that's the anger, the she cuts off his hair with the scissor। वो अपने बालों को उससे काट लेती है। द यंग मैगी इवन रन्स फॉर द इवनिंग टू जॉइन द कार विद द जिप्सी। वो जिप्सी यानी एक आवारा ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेती है। एंड दैट द मैगी वुड रन अवे फ्रॉम सेम द ट्रिवियल रीजन सजेस्ट दैट दे फेल्ट रेडिकली एक्सक्लूडेड एंड आउट ऑफ द प्लेस ऑफ चाइल्ड बिकॉज ऑफ हर हेयर। इसके बाद आते हैं मतलब ये सिंपली बता रखा है नीट मीन द व्हाट्स द सिंबल ऑफ द हेयर एंड व्हाट द हेयर स्टैंड्स फॉर।
और यहाँ पे that her long hair is later regarded as a beautiful by the several of the admirers of the adulthood. फिलिप वेकम को उसके वही बाल बहुत पसंद आते हैं, स्टीफन गेस्ट को भी इसके वही बाल पसंद आते हैं. तो दिस शोज अबाउट दैट आइडेंटिटी, द स्पेसिफिक दैट आइडेंटिटी रिगार्डिंग टू द जेंडर, और जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाती है, जेंडर आइडेंटिटी कंसेप्ट को दिखाती है. नॉट ऑल्सो शोज द मॉरल प्रिंसिपल सोसाइटी एंड द ड्यूटी, और जो ड्यूटी है फीमेल की, दिस इज अगेन द फेमिनिटी और द फीमेल वॉइस से अगर हम देखते हैं, इतना सारा कुछ जो है इसमें एज इन हेयर इन चीज़ों का सिंबल है. द नेक्स्ट इज द मेमोरी इन द चाइल्डहुड. Although the mill on the floors cover the 15 years in the lives of the protagonists, यानी 15 साल दिखाएंगे टॉम एंड द मैगी टुलीवर. द स्टोरी कॉन्स्टेंटली दैट हर्कन्स बैक टू द चाइल्डहुड. तो बचपन में जाती है कहानी, और ये मेमोरी है उसके थ्रू जो है कहानी को बताया जा रहा है. जैसे मैगी का कन्फ्लिक्ट विद द टॉम एंड द डिज़ायर फॉर हिज लव एंड एक्सेप्टेंस, ये सब. इसलिए मैंने बोला था दिस पीस ऑफ राइटिंग जो है दैट्स कम्स अंडर द ऑनरा of buildings Roma. I mean that educational or the educational type of the writing. जैसे एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर टुलीवर एंड द टॉम, द मैगीज फादर, द मेमोरी ऑफ द ह्यूमिलिएशन एंड द मिस्टर वेकम, सब कुछ ये मेमोरी में कहानी मूव हो रही है. जैसे मिस्टर टुलीवर की डेथ के बाद जो है टॉम ने कसम खाई कि नहीं वो भी इसका बदला लेगा. दैट ऑल्सो रन्स टू द मेमोरी एंड द चाइल्डहुड. तो यहाँ पे जो ये मेमोरी एंड चाइल्डहुड है, ये इस तरह से कहानी को आगे की तरफ जो है वो प्रोपेल कर रही है. दिस इज़ द प्रॉपलिंग वे ऑफ द स्टोरी, और इस तरह से स्टोरी को जो है वो इंटरलॉक करके आगे की तरफ जो है वो प्रोपेल कर रही है. तो हम बोल सकते हैं एज एन प्रॉपलिंग फोर्स, और एक दो इस अ वेन हम बोल सकते हैं एक नस है इस पूरी कहानी की. दैट्स अ मेमोरी इन द चाइल्डहुड. एंड फॉर द मिस्टर टोलीवर अगर हम बात करते हैं, परसिस्टेंस ऑफ द मेमोरी हैज़ अ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, है ना, कि किस तरह से वो जो डॉलकोट मिल की जो यादें उन्हें आ रही थी, और इसी चीज़ ने उन्हें डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स में ऐड कर दिया. और हार्ट एंड माइंड का कन्फ्लिक्शन इतना ज़्यादा हो गया दैट जब कभी भी हार्ट और माइंड का कन्फ्लिक्शन होता है, तो ऐसे में आइडेंटिटी डिसॉल्व होना शुरू होती है, जो हमें यहाँ देखने को मिलता है इस राइटिंग में. दैट जो डेथ है ऑफ द मिस्टर टुलीवर, वो क्यों हुआ? ड्यू टू दी dissolution of the identity, और आइडेंटिटी डिसॉल्व की हुई ड्यू टू द कन्फ्लिक्शन बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड. हार्ट और माइंड के बीच में लगातार कन्फ्लिक्शंस हो रहे थे. दैट लीड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द आइडिया. जब डिसोल्यूशन होता है आइडिया का, इस टाइम पे जो है वो ऐसे डेथ हो जाती है. इट मीन दैट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सुसाइड, ठीक है, जो राइटिंग में देखने को मिल रहा है हमें. डॉलकॉट मिल इज एसोसिएटेड विद टुलीवर्स फैमिली हिस्ट्री, और ठीक है ये मेमोरी एंड चाइल्डहुड के कंसेप्ट के थ्रू है. तो उनकी यादें, यानी वो जो मिल है, उस मिल की याद जो है, इसी ने कहानी को स्टीयर किया. दैन स्टीयरिंग, जैसे कि गाड़ी के एक स्टीयरिंग होता है, दैट इज अबाउट द स्टीयर. और सच में इस चीज़ को जो स्टीयर किया, इस पूरी कहानी को स्टीयर कर रही है. दैट्स मूव्स ऑन. और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द डॉलकॉट मिल अक्रॉस दैट रिवर, दैट्स द फ्लॉस रिवर. The next is the knowledge and the ignorance. जो narrator है, the mill on the floor, describe the St. Aug's, the town where the Tom and the Maggie Tulliver they grew up, or where the ignorance was much and much more comfortable than at the present, or the Tom and the Maggie struggle with the smallness of their hometown in the provincial. यानी knowledge और ignorance का भी यहाँ पे एक concept है. अब नॉलेज का कंसेप्ट यहाँ पे कैसे देखने को मिल रहा है? देखो कि किस तरह से मिस्टर, जैसी कहानी शुरू होती है तो वहाँ दिखाया गया कि मिस्टर टुलीवर एंड मिसेस टुलीवर बोथ ऑफ देम आर सीरियस. दोनों के दोनों सीरियस हैं. और किस लिए? रिगार्डिंग टू द एजुकेशन प्रोफाइल, रिगार्डिंग टू द नॉलेज, और नॉलेज और एजुकेशन को लेके ऑफ टॉम, कि टॉम को पढ़ाना है, लिखाना है. और ये इफ़ देयर इज़ इग्नोरेंस तो देयर इज़ नो सक्सेस. अगर इग्नोरेंस होगी तो वो चीज़ आगे जाएगी नहीं. एंड द रिस्पेक्ट को अर्न किया जाता है थ्रू द नॉलेज. रिस्पेक्ट गोज़ टू द नॉलेज, गोज़ टूवर्ड्स द नॉलेज, नॉट टूवर्ड्स द इग्नोरेंस. और अगर नॉलेज नहीं आए तो दैट लीड्स टू इग्नोरेंस. इस तरह के कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है. ऐसे मिस्टर डीन, जिसने वहाँ बताया गया मिस्टर डीन ने कि उसे जॉब पे तभी लेंगे इफ़ द पर्सन हैज़ द नॉलेज, यानी द टॉम हैज़ द नॉलेज. और ये देखने को मिलता है जैसे फिलिप वैकम की तरफ जो अट्रैक्शन हुआ किसका, इवन द मैगी का, इस बिकॉज ऑफ द नॉलेज. ठीक है, नॉलेज की वजह से ही है. और भी है जैसे मिसेस ग्लैग, मिसेस डीन, मिसेस बुलेट, ठीक है, द टुलीवर चिल्ड्रन. कई जगह इग्नोरेंस का कंसेप्ट दिखा रखा है कि जहाँ पे नॉलेज नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे ओवरऑल कोई भी ऐसे सक्सेस और डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता. Now the women's role in the social pressure, this is important. Even a little girl, the Maggie Tulliver, is considered as a contrary and the unladylike by her the relatives.
ठीक है, वुमेन को उस समय पसंद नहीं किया जाता था, इवन द मैगी को भी यहाँ दिखाया गया दैट इज बिहेवियर, हर बिहेवियर सॉरी इज ऑफ्टन दैट्स contrasted unfavorably with that of the cousin that is Lucy Dean, a model of the perfect Victorian femininity। ठीक है, तो जो विक्टोरियन एज की जो एज एन फीमेल विक्टोरियन एज की जो कंसिडर की जाती है वो ल्यूसी जो है इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, क्योंकि ल्यूसी स्वीट है, ओबीडियंट है, कन्वेंशनली है, प्रटी है, द क्वालिटी दैट वैल्यूड द वुमेन इन द विक्टोरियन सोसाइटी। और विक्टोरियन सोसाइटी में इन्हीं सब चीज़ की वैल्यू होती थी। और क्योंकि देखो विक्टोरियन फेमिनिटी आपको लिख के आना है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द वुमेन्स रोल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लिखना है रिगार्डिंग टू द विक्टोरियन फेमिनिटी कि जो मैगी है वो विक्टोरियन फेमिनिटी में फिट नहीं होती, जबकि ल्यूसी डीन जो है वो उसमें फिट हो रही थी। विक्टोरियन फेमिनिटी का मतलब क्या है, जो कि स्वीट हो, ओबीडियंट हो, कन्वेंशनल हो, जिसको क्लासिकल हो, जिसको रूल्स पता हो, फॉर द रूल्स ऑफ सोसाइटी, इस तरह का। मैगी जबकि स्ट्रगल्स अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्शन द चॉइसेस बिकम द सोशल आउटकास्ट, उसके जो चॉइसेस थे वो समाज में अपनाए नहीं जा रहे थे, तो इसलिए वो विक्टोरियन सोसाइटी की एक आइडियलाइज्ड वुमेन कंसिडर नहीं की जा रही थी। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट ऑफ द एंड ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी इन द मिड सेंचुरी, जहाँ पे बोला है दैट एम्फसिस द स्टेटस ऑफ द वुमेन एज ए प्रॉपर्टी। As a child, Lucy is praised for the neatness of her clothes, hair, appearances, where the Maggie is shamed by her relative having the messy hair and the dirty the pinafore। इसका मतलब क्या है कि देखो लूसी है, जो लूसी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती थी, बिल्कुल जैसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड इन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो दैट मैनेजिंग योर फैशन। तो फैशन और रूल्स को फॉलो करना सोफिस्टिकेटेड कहते हैं, जबकि मैगी जो है वो सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, उसके हेयर जो है वो मैसी थे, और लुक जो है उसकी डर्टी थी, मतलब गंदे लुक में रहती थी वो। अनलाइक द टॉम दैट शी इज़ नॉट गिवन ए राइट एजुकेशन भी नहीं मिल रखी थी उसे उस तरह से। एंड द स्कूलिंग इज़ डिज़ाइन टू प्रिपेयर हर टू बी द वाइफ एंड द मदर। स्कूलिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि उसे वाइफ और मदर बनाया जा सके। दैट्स नॉट एग्जाम्पल ऑफ द विक्टोरियन फेमिनिटी। तो इस तरह को विक्टोरियन फीमेल का एग्जाम्पल नहीं कंसिडर किया जाता। उसके बाद और देखते हैं, मिसेस टोलीवर ने कमेंट भी किया दैट शी प्लान्स टू पास द बेस्ट टेबल क्लॉथ्स टू टॉम एंड द लिविंग द मैगी। और मैगी को उतना सारा कुछ अवेलेबल नहीं करवाया गया था। मैगी जब बड़ी हुई, शी कंटिन्यूज टू स्ट्रगल विद द लैक ऑफ एजेंसीज इन द वर्ल्ड। और इसके बाद क्या हो गया, इन द वेक ऑफ द टोलीवर की फैमिली बैंक्रप्सी में चली गई, जिससे मैगी को और मौका नहीं मिला। इस तरह से करते करते मैगी जो है वो काफ़ी पीछे होने लगी। Maggie that he has more financial the power of the virtue of the gender. I have got a great deal more money than you because I am a boy, and I always have half sovereign and the sovereign for my the Christmas boxes। अच्छा, ये लाइन लिखी गई है रिगार्डिंग द टॉम। टॉम ने भी एक बात बोली है मैगी को कि मेरे पास ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है और वर्च्यू कंसिडर, क्योंकि मैं जेंडर में क्या हूँ एज मेल, तो मेरे को ज़्यादा चीज़ कंसिडर, मेरे को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी सोसाइटी में। ये हमें दिखाती है रिगार्डिंग टू द विक्टोरियन सोसाइटी, और किस तरह से पेट्रियार्कल और मेल डोमिनेशन दिखाया गया और मेल शाउनिज्म का कंसेप्ट दिखाया गया इन द विक्टोरियन सोसाइटी। आफ्टर द बॉच्ड एलॉपमेंट ऑफ द स्टीफन गेस्ट केस से जब वो भाग गई, तो बाद में स्टीफन गेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं चली, पर मैगी को ब्रूटली ट्रीट करना शुरू कर दिया गया। मैगी को सोसाइटी से आउटकास्ट करना शुरू कर दिया गया और सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया। इवन स्टीफन गेस्ट के ऊपर कुछ नहीं। और स्टीफन गेस्ट अगर उसने बोला लूसी को, तब जाके लूसी ने जो है वो माफ़ किया मैगी को। और ये सब कुछ हमें यहाँ और देखने को मिला है। मीन दैट मैक्सिमम पावर दैट गोज विद द मेल साइड नॉट टू द फीमेल साइड। अच्छा, यहाँ पे आता है नेक्स्ट द टॉलरेंस एंड द फॉरगिवनेस है ना। टॉलरेंस मीन्स किस तरह से आप सब चीज़ को लेके एज ए न्यूट्रल मोड पे स्टैंड होते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब माफ़ करना। बहुत सिंपल है, जैसे हमने कहानी पढ़ा, हमने देखा फॉरगिवनेस जो है वो पूरी तरह से मूव हो रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल एज इन द फीमेल कैरेक्टर मैगी जब वो भाग गई थी, उसके आने के बाद जो है वो लूसी ने भी उसे माफ़ करा, क्योंकि वो उसके फियांसे के साथ गई हुई थी। इवन जो है हमारे पास द फिलिप वैकम उसे दोबारा एक्सेप्ट करा, और टॉम एट दी एंड वो भी मान जाता है। तो इस तरह से टॉलरेंस और फॉरगिवनेस जो है इसमें पूरी तरह से मूव हो रही है इस पूरी कहानी में। और एंड में जो है कि स्टीफन गेस्ट, वही सारी बातें इसमें लिखी हुई, आप स्लाइड को रोक के एक बार देख सकते हो। और यही सारी बातें, जैसे मैगी के अंदर बेशक कितनी फ्लॉ क्यों नहीं था, बट स्टिल एट दी एंड में है टॉम बेशक स्टबॉर्न कैरेक्टर था, बट एट दी एंड उसने मैनेज किया उन सारी चीज़ को। और ये सब हुई। आप एक बार स्लाइड को यहाँ पे रोक के एक बार जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो ज़रूर नोट कर लेना। नाउ द जॉर्ज इलियट एज अ रिवोल्यूशनरी फिगर इन द विक्टोरियन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको लिख के भी आ सकते हो, हाउ द जॉर्ज इलियट एज अ रिवोल्यूशनरी फिगर
of the Victorian age. There are the two reasons, जैसे Mary Ann Evans has a male synonym instead of that using the actual name. अपना नाम एक्चुअल क्यों नहीं यूज़ किया था? फर्स्ट रीजन वॉज हर इलीगल रिलेशनशिप विद लीगली मैरिड मैन, जैसे जॉर्ज ल्यूइस। कि जॉर्ज ल्यूइस, जैसे मैंने आपको कहानी की स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जॉर्ज ल्यूइस के साथ इनका इलीगल रिलेशन था और जॉर्ज ल्यूइस की पहले से शादी हो रखी थी। और यहाँ पे जॉर्ज ल्यूइस का जो रोल है इस पूरी कहानी में भी आपको पता है, एज एन स्टीफन के थ्रू इसमें बताया गया, बट जॉर्ज ल्यूइस के साथ ही तो वो नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपना एक्चुअल नेम नहीं डाला। अगर डालती तो शायद बुक के ऊपर कुछ असर आता। It is striking to see that the society did not accuse of the ugliness of her relationship with illegal that sexual relation with her husband's closest friend. On the contrary, the Elliots, the social circle, accused her of having the relationship with the George Lewis. कि जॉर्ज ल्यूइस के साथ जो रिलेशन है इसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर एक्यूजेस डाले गए। और दूसरा रीज़न है दैट द मैन्स नेम दैट शी डिडंट वांट हर बुक टू बी प्रिजुडाइज, यानी दैट हेट विदाउट द रीज़न। आप किसी चीज़ को नफरत करते हो और आपके पास रीज़न नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिजुडाइज। तो वो प्रिजुडाइज नहीं करवाना चाहते थे अपनी वर्क को, दैट देयर इज़ नो प्रिजुडाइज रिगार्डिंग टू, क्योंकि वुमेन का वर्क देख के वैसे कोई उठाएगा ना, और विक्टोरियन पीरियड में वैसे भी कोई नहीं उठा के पढ़ने वाला था। इसीलिए विक्टोरियन एज में अगर आपको अपनी राइटिंग को पब्लिश करनी है और बहुत रीडर्स तक पहुंचाना है तो आपको एज एन मेल की तरह लिखना पड़ेगा। और मेल, अगर मेल किसी राइटिंग को लिखता है तो उसको जो रीडर हुआ करते थे उस टाइम के रीडर्स, वो उस चीज़ को सीरियस कंसिडर किया करते थे। और जबकि अगर फीमेल उसे लिख रही है तो कोई भी उठा के पढ़ना नहीं चाहता था। इसी यही दूसरा रीज़न है कि इसलिए मैरी एन इवेंट्स बन गई जॉर्ज इलियट। शी एनकरेज एंड ओपन अप द वेज फॉर द वुमेन राइटर। वुमेन राइटर के लिए उन्होंने एक रास्ता खोला, जैसे वर्जीनिया वुल्फ, कैथरीन मैंसवेल। विक्टोरियन पीरियड ऑल्सो शो दैट सपोर्टेड द वुमेन राइट एंड रिएक्टेड अगेंस्ट अ प्री एग्जिस्टिंग रोल। तो जब ये पब्लिश हुई और लोगों को पता चला, वो बाद में जब पढ़ तो लिया, फिर बाद में पता चला फीमेल ने लिखे, तो एक तरह से जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग थी वो हटी। एक प्री एग्जिस्टिंग रोल जो था वुमेन का विद इन द फोर वॉल्स, इस तरह का कंसेप्ट हटा। जॉर्ज इलियट वॉज वन ऑफ द पीपल दैट हु डेयर्ड टू रिएक्ट अगेंस्ट द व्यूज अबाउट द वुमेन, कि वुमेन की जो छवि है उसको हटाने का जो इतना बड़ा जो स्टेप है वो उठाया जॉर्ज इलियट ने। दिस इज़ कॉल्ड द वाटरशेड मोमेंट। इसी तरह को वाटरशेड मोमेंट कहते हैं। इट मीन द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इपॉक। इसी को इपॉक कहते हैं। दिस अगेन इपॉक इन द फेमिनिज्म। यही है इपॉक इन द फेमिनिज्म। इट मीन द जॉर्ज इलियट और द मैरी एन इवेंट्स। अब हम यहाँ पे आते हैं, द मैगी एज अ न्यू वुमेन इन द मिल ऑन द फ्लॉस। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि मेरा स्टाइलस गुम हो गया है, तो मैं यहाँ पे माउस जो है फाइनली उसका यूज़ कर रहा हूँ, तो लाइन उतनी ज़्यादा खींच नहीं पाएगी, ठीक है। तो मैगी एज अ न्यू वुमेन इन द मिल ऑन द फ्लॉस। तो इन द मिल ऑन द फ्लॉस 1860 में जो मिल ऑन द फ्लॉस 1860 इलियट, जो आपको पता है दैट्स अ पब्लिशिंग ईयर और विक्टोरियन फेस की राइटिंग है। तो यहाँ पे क्या है, हमें एज अ न्यू वुमेन बताना है मिल ऑन द फ्लॉस मैगी। जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, अभी लास्ट वाली स्लाइड में देखा हमने न्यू वुमेन के रिगार्डिंग ही कर रहे हैं कि जॉर्ज इलियट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं एज एन ऑटोबायोग्राफिकल वे में अपने आप को प्रेजेंट किया है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, एज एन रियल लाइफ द इलियट डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू द टू पार्ट्स इन द नॉवल। इस नॉवल में दो पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है इस पूरे उसको। द फर्स्ट वन इज द पब्लिक एंड द सेकंड वन इज द प्राइवेट। द मिल ऑन द फ्लॉस द वर्ल्ड इज ऑल्सो जेंडर। द मेल कैरेक्टर, जैसे कि मिस्टर टूलीवर, अब मेल कैरेक्टर में आते हैं तो मिस्टर टूलीवर एंड हर अंकल्स लाइक टॉम एंड अदर मैन, जितने बाकी मैन हैं दैट कैरी द पब्लिक ड्यूटीज़, वो सब पब्लिक ड्यूटीज़ कैरी कर रहे हैं। इट में देखो यहाँ पे सिंपल ये बता रखा है कि पब्लिक एंड द प्राइवेट लाइफ को यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे टॉम और जो मेल है, मेल को ज़्यादातर जो पब्लिक हैं वो काम दिए गए हैं और जो डोमेस्टिक और द प्राइवेट ड्यूटीज़ है वो फीमेल के साइड है। वाइल द मैन आर द फ्री एंड एक्टिव रूलर, मेल जो मैन है उनको फ्री दिखाया गया एंड द एक्टिव रूलर दिखाया गया, द फीमेल जो है उनको ज़्यादातर जो है वो हाउस होल्ड वर्क और इन सब में जो है दिखाया गया है। तो दैट इज़ द जेंडर डिस्पैरिटी और जेंडर ओरिएंटेशन, इवन द स्टीरियोटाइप, वो वाला फेज़ यहाँ दिखा रखा है। जैसे मैं इन नॉवल में जाते हैं तो बेसी डॉडसन जो मैगी की मदर है मे बी कंसिडर एज ए परफेक्ट एंड द आइडियल मदर फिगर, ठीक है, वो बिल्कुल आइडियल मदर अगर हम देखते हैं दैट बेसी रिप्रेजेंट द शैलोनेस एंड द पैसिविटी ऑफ द विक्टोरियन वुमेन, कि किस तरह से विक्टोरियन वुमेन जो है वो पैसिव होती है और किस तरह से विद इन हमें ये दिखाया गया कि इट मीन्स कि कैसे आपको डेकोरम मेंटेन रखना, जो आपने लास्ट उसमें दिखाया, मैंने बताया आपको स्लाइड में, द सेम थिंग इज़ हियर। शी ऑलवेज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टाइज विद हर सिस्टर, के अपनी बहनों के साथ उसकी काफ़ी अच्छी वो जो बॉन्डिंग थी और वो किस तरह से
कि मिस्टर टूलिवर और जो उस जो बहन है, यानी यहाँ पे बेसी डॉटसन की, मीन द मदर ऑफ मैगी, तो उनके बीच में कुछ बुरा ना हो, इसलिए वो लोन के लिए भी मूव करती है कि किसी तरह से जो है मैनेज हो सके। So she prefers the submissive and the obedient instead of the stating her own views of the Tom's education because her only concern is the domestic affair. तो डोमेस्टिक अफेयर तो वुमेन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग देखी जाए, जो कि पेपर में आ भी सकता है और इम्पॉर्टेंट है, कि यहाँ पे ये बताया गया कि वुमेन के ओरिएंटेशन से अगर हम इस राइटिंग को देखते हैं कि वुमेन को जो है वो प्राइवेट एंड इवन विद इन फोर वॉल्स, और एक तो विक्टोरियन वुमेन, इट मीन आपको रूल फॉलो करना है, मॉरल वगैरह, वो सब वही सब कुछ इसमें सही में। एंड शी इज़ हैप्पी टू से दैट शी इज़ प्लीज टू मेक द ऑब्जेक्शन टू एनी मैन। जबकि यहाँ पे एक जो कैरेक्टर है हमारे पास, दैट इज़ द मैगी। मैगी को एक डिफरेंट उसमें दिखाया गया है। मैगी बेशक कैसी हो, पर एट द एंड मैगी की जो पॉसिबिलिटी है, इवन क्योंकि बिल्डिंग्स ट्रोमा राइटिंग है, बट स्टिल द फीमेल एज एन सर्वाइवल मैकेनिज्म। और क्योंकि हमें पता है 1859 में जब हम बात करते हैं 1800, ठीक है कि स्टाइलिश नहीं है इसीलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 1859 डार्विन की थ्योरी आई थी। डार्विन की थ्योरी में द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। अच्छा, ये भी इसी टाइम पे आई है, और जो राइटिंग है 1860। तो जब डार्विन की थ्योरी आई तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग पड़ा। इससे पहले माना जाता था दैट वी ह्यूमंस आर द फेसेस ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, कि हम जो है भगवान के चेहरे हैं इस धरती पे बनाए गए हुए, यानी हम सब भगवान की तरह और भगवान के बेटे हैं। पर डार्विन ने ये प्रूफ किया इन 1859 में द थ्योरी और द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जिसमें ये बताया गया कि नहीं, हम सब एनिमल हैं और हम सब किसी चीज़ के लिए मूव करते हैं, इनमें शेल्टर, सेक्स, दैट्स मेटिंग एंड फूड, इन तीनों चीज़ के लिए लड़ते हैं, और द ह्यूमन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज है। इस चीज़ के बाद जो है एक विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ जैसा कंसेप्ट आ गया कि क्या है कि हम सच में भगवान के ही बेटे हैं या फिर क्या हम एनिमल्स हैं। इस तरह से जो उस समय इस चीज़ ने जो है प्रोस्टिट्यूशन को रखा सामने, और साथ ही साथ फीमेल को जो कि चार दीवारी के अंदर बंद थी, और उस तरह का कंसेप्ट ने जो है फीमेल को एक आगे की तरफ मूव किया। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल इज़ मैगी, कि ऐसा नहीं है कि सेम के फीमेल जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक अफेयर्स को ही कंट्रोल करेगी, नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया दैट वी ऑल आर द एनिमल्स, हम सब एनिमल की तरह ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ ने एक नई हवा दी, और एक सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट थ्योरी ने एक तरह से फीमेल को यहाँ पे एक एक नया प्लेटफॉर्म देना शुरू करा। इसीलिए जब जी.बी. शॉ की आप राइटिंग पढ़ते हो दैट मिसेस वैरेंस प्रोफेशन, तो मिसेस वैरेन का प्रोफेशन है क्या, दैट शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, पर वो अब कवर पेज पे आ रहा है। तो दिस इज़ अ विक्टोरियन फीमेल, और विक्टोरियन फीमेल और फेमिनिस्ट राइटिंग को समझने के लिए डार्विन थ्योरी और विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़, ये सब समझना ज़रूरी है। आप विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ डालो, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स डाल रखा है, वो आप वो देख सकते हो, समझ सकते हो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ है क्या। तो वो जो मॉरल लेसन जो पहले से चला आ रहा था कि फ़ीमेल के ये रूल होते हैं, दैट्स अ क्लासिकल विक्टोरियन फेमिनिज्म और द क्लासिकल विक्टोरियन फीमेल। जो क्लासिकल विक्टोरियन फीमेल 1859 से पहले का जो सिनेरियो है उसमें देखने को मिलता है कि वुमेन, विक्टोरियन वुमेन ऐसे होगी, पर आफ्टर दैट द डार्विन थ्योरी सब कुछ बदल गया था। तो मैगी यहाँ पे एक अलग, एक पैरेलल वे से मैगी जो एक अलग वे यहाँ पे दिखाती है, ये दिखा रही है दैट्स विक्टोरियन फीमेल आफ्टर द डार्विन थ्योरी, और इससे पहले, ठीक है, ये सब इसमें नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल आपको ये समझना है, और इस तरह के कंसेप्ट अगर आप लिख के आते हो पेपर में तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी आप ये स्लाइड रोक के और यहाँ पे देख लेना। अब कंक्लूजन है दैट वुमेन वर इम्प्रिजन इन द बाउंड्री ऑफ द फैमिली लाइफ एंड शी इज सो कॉल्ड द रिस्पेक्ट टू बिकॉज ऑफ द एज। अच्छा, ये सब, ये जो जेंडर के जो कंसेप्ट है, ये सारा कंसेप्ट किससे, ये सारा कंसेप्ट जो है ये डार्विन थ्योरी से पहले का है, बट आफ्टर इसमें कुछ डार्विन थ्योरी के बाद का जो इम्पैक्ट आया वो भी इसमें देखने को मिलता है। तो विक्टोरियन वुमेन को दो फेज में डिवाइड किया जा सकता है, बिफोर डार्विन थ्योरी एंड आफ्टर दैट डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी को ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज और साथ ही साथ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के नाम से जाना जाता है। The next is that tension between the individual desire and the societal expectation, George Eliot in the Mill on the Floss। अब ये हमारे पास आ गया ना, द टेंशन बिटवीन द इंडिविजुअल डिज़ायर। अब इंडिविजुअल के डिज़ायर क्या और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन क्या है, इन दोनों के बीच में। अब देखो, आइडेंटिटी, आईडी का कंसेप्ट आ गया। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, सोशल आइडेंटिटी क्या है, इट मीन दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोसाइटी, कि सोसाइटी से क्या एक्सपेक्टेशन है, दैट इज़ द सोशल आइडेंटिटी। इसको हम बोलते हैं कि ये सोशल आइडेंटिटी है। ठीक है, तो सोशल आइडेंटिटी अब लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे ना, तो सोशल आइडेंटिटी है। और यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, दैट इज ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, ये है हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड
जिनकी द फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोला जाता है, इनको एनालिसिस थ्योरी दी है इन्होंने साइको एनालिटिक फेस पे। तो यहाँ पे ईट बताया गया, इट मीन द डिज़ायर एंड द ईगो मीन्स उस डिज़ायर का एक एक्सपेक्टेशन और मोर देन एक्सपेक्टेशन, यानी जब एक इंडिविजुअल अपनी एक्सपेक्टेशन से और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन डिमांड करते हैं, मीन सोसाइटी के कुछ रूल्स को वो ओवरलैप कर जाता है, दैट्स कॉल्ड सुपर ईगो। तो यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर की आइडेंटिटी है, कईयों का ईड है, इनमें द डिज़ायर, और कईयों का ईगो है, यानी वो समाज में कैसा रोल प्ले करना चाहते हैं, दैट्स द ईगो। और उस समाज से एक लेवल और ऊपर जाना, दैट इज़ द सुपर ईगो। आप बाकी कैरेक्टर्स को देख सकते हो तो विक्टोरियन एरा में एक तो डार्विन थ्योरी काम करी है, सिगमंड फ्यूड का कंसेप्ट जो है वो इसमें ईड और ईगो और सुपर ईगो और इवन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। ये इंडिविजुअल डिज़ायर का मतलब हर कैरेक्टर के अपने अपने डिज़ायर हैं, वो आप देख के कहानी में लिख सकते हो, जैसे आप देखते हो इवन दैट मैगी का, टॉम का। अच्छा, टॉम की यहाँ पे आइडेंटिटी उसके प्रूव करना है कि अपने आप को कि हाँ वो भी लायक है। और जब हम मैगी की तरफ मूव करते हैं तो मैगी का आइडेंटिटी का कंसेप्ट यही है कि मैगी यहाँ पे ये दिखाना चाहती है, एक तो फीमेल और ऊपर से विक्टोरियन फीमेल, से मॉडर्न विक्टोरियन फीमेल वो दिखाया गया। एंड आफ्टर द डार्विन थ्योरी के बाद का जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें देखने को मिलता है। और जो सुपर ईगो है वो टॉम में है कि किस तरह से मुझे डॉर्कोट मिल जो है वो लेना है और अपनी एक छवि बनानी है, और उसको उसने अटेन किया। पर कई जगह जब आइडेंटिटी का डिसोल्यूशन होता है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ सुसाइड, जो यहाँ पे कहानी में देखने को मिलता है अब मिस्टर टूलीवर से, कि मिस्टर टूलीवर के आइडेंटिटी का डिसोल्यूशन हुआ, हार्ट और माइंड का कॉन्फ्लिक्शन हुआ, जिस वजह से उनकी जो है वो डेथ हुई। तो ये सारी बातें जो मैं आपको इसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ, आप इसको देखो। और बाकी जो है यहाँ पे फेमिलियल डायनेमिक्स के थ्रू मिलन द फ्लॉस इंट्रिकेट बिटवीन द सिबलिंग्स, वो कहानी के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको स्लाइड को रोक के देख सकते हो। मिलन द फ्लॉस एक्सप्लोर द सोसाइटल क्लास डिस्टिंक्शंस भी दिखाए गए यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे एक जैसे कि जो हमारे पास कैरेक्टर हैं, जैसे फिलिप वैकम को अगर हम देखते हैं तो ऐसे से जो कैरेक्टर्स हैं, इवन हमें यहाँ पे दिखा है कि किस तरह से इंडिविजुअल डिज़ायर हर एक का अलग अलग है। फिलिप वैकम का और साथ ही साथ जो है जैसे मिस्टर वैकम, उनका आइडेंटिटिकल डिज़ायर अगर हम देखते हैं कि किस तरह से डालकोट जो मिल रहा है उसको लें, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल है इसको कवर करना। अब हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट है दैट द मिल ऑन द फ्लॉस एज अ ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी के थ्रू हमें मूव करना है तो ये भी आपके पास आ सकता है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप हेडिंग ना लिख के आए इस तरह से, जैसे इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ अ ट्रेजेडी, ये सब नहीं लिख के आना। तो मिल ऑन द फ्लॉस एज अ ट्रेजिक ब्लॉकबस्टर, बिल्कुल सही, उस समय में जॉर्ज इलियट की सबसे बेहतरीन राइटिंग आई थी। और 1860 में, जिसे हम बोल सकते हैं दैट पेपरिश बॉक्स ऑफिस पे, यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी नॉवेल यानी पेजेस के थ्रू जो है इसने उस समय पे एक द मोस्ट हिट वर्क हम बोल सकते हैं वो था। जहाँ पे फ्लॉस जो है इज़ द नेम ऑफ द रिवर एंड इज कंपोज ऑफ द ट्रेजिक कैरेक्टर इंक्लूडिंग मिस्टर टूलीवर एंड द मैगी टूलीवर, ये सब है। व्हाट इज द ट्रेजेडी, हाउ इट रिलेट्स द मिल ऑन द फ्लॉस इज द ट्रेजेडी। अब जो ट्रेजेडी है क्या, एरिस्टोटल को अगर कंसेप्ट देखते हैं, इट मीन दैट एरिस्टोटल की द फेमस वर्क द पोइटिक। अगर आपको पोइटिक के बारे में नहीं पता तो इसी चैनल पे आपको पोइटिक मिल सकता है, आप इसे सर्च करो। एरिस्टोटल का जो डेफिनेशन है व्हाट्स अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन with a serious attention, complete in itself and some amplitude, in a language that is enriched by artistic device, several parts of the play, and presented in the form of action, not narration। तो सबसे पहले उसमें एक्शन होना चाहिए, उसके बाद उसमें सीरियस कंसेप्ट, बिल्कुल सीरियसनेस उसके अंदर डिज़ोल्व होनी चाहिए और अपने आप में खुद ही एक कंप्लीट हो। और उसके बाद उसमें एक मतलब पिटी एंड फियर हो, यानी एक तरह से अबाउट द पोजीशन मेरे कैथारसिस ऑफ सच इमोशन। तो जो सेंट्रल कैरेक्टर होगा वो इमोशनल, उसके अंदर इमोशन जनरेट होंगे, जैसे कैथारसिस, इवन द रीडर के अंदर कैथारसिस आएगा और उस कैथारसिस को जो है वो मीट करना है, तो हम बोलते हैं दैट इज़ द ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी में उसने बताया एक ट्रेजिक फ्लो, एक हीरो जो है वो कुछ गलती करने वाला है और उस गलती की वजह से उसकी जो है वो पूरी ट्रेजेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जब कैरेक्टर में देखते हैं तो मिस्टर टूलीवर को अगर हमने देखा तो किस तरह से ट्रेजिक फ्लो करा, मैगी के एंगल से अगर हम देखते हैं तो उसका भी ट्रेजिक फ्लो था कि किस तरह से वो जो हमारे पास फिलिप वैकम और उसके प्यार में जो है वो आ गई, तो ये भी उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ है। तो मैगी के एंगल से ट्रेजिक फ्लॉ अलग है और मिस्टर टूलीवर के हिसाब से ट्रेजिक फ्लॉ अलग है कि उसने किस तरह से केस फाइल करा, और टॉम के हिसाब से ट्रेजिक फ्लॉ अलग है। तो हर कैरेक्टर अपने अपने एक ट्रेजिक फ्लॉ एक कर रहा है और इसी ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से जो है ट्रेजेडीज़ में क्रिएट हो रही है।
The fate in the mill on the floor is a fate का scene है. There is no fate का scene है. There is no fate that cannot be surmounted by scorn, says by the Albert Camus. Albert Camus की famous line है, the fate plays a double role in the novel. कि fate का एक double role होता है. That drive your imagination bubbles and eye of the flood and gushing forth, Tom and Maggie meet for their last time, and the flood signifies the scornful side of the fate and the final reconciliation of the two brother and sister. देखो अब यहाँ पे फ्लड आया. फ्लड ने कामों की जो लाइन है इट मीन दैट कि किस तरह से जो फेट है वो दो एक्शन कवर करती है. फ्लड की वजह से किस्मत उनकी ख़राब थी कि फ्लड आ गया तो पूरे सब जगह हालात ख़राब थे. नॉवल के जो मेन कैरेक्टर है उनकी हालत सबकी यानी ख़राब हो गई. फेट जो है यहाँ पे देखा गया कि किस तरह से फ्लड की वजह से उन दोनों की डेथ हुई यानी ब्रदर एंड सिस्टर की. पर यही जो फेट है इन्हें एक रियल वे में इन्होंने मिलवाया. इट मीन स्पिरिचुअल लव जिसे कहते हैं, ट्रू लव, इसको भी प्रेजेंट किया. अगर कहानी के क्लाइमेक्स सीन में अगर मूव करना है तो क्लाइमेक्स पॉसिबल इसी वजह से हो पाया क्योंकि फ्लड है. और फ्लड जो है मैं यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि फेट जो है वो दोनों डायरेक्शन पे लेके जा सकती है. एक अच्छी चीज़ भी करती है, पैरेलल वे में चलता है, और दूसरी तरफ एक बुरी चीज़ भी करती है. बुरी चीज़ ये है कि फ्लड आया और दोनों की वजह से, और फ्लड की वजह से दोनों की डेथ होगी. अच्छी बात ये है कि फ्लड की वजह से वो दोनों मिल गए. तो आप कामों की लाइन याद कर सकते हो दैट अल्बर्ट कामू की, देयर इज़ नो फेट दैट कैन नॉट बी सरमाउंटेड बाय द स्कॉर्न. ठीक है. मैगी एज ए ट्रैजिक फ्लॉ. अब मैगी की तरफ से क्या ट्रैजिक फ्लॉ था वो मैंने बताया. मैगी की तरफ से ट्रैजिक फ्लॉ क्या था कि किस तरह से वो जो है फिलिप वैक्यूम के प्यार में आ गई, और उसके बाद उसका एक ट्रैजिक फ्लॉ ख़त्म हुआ, उसके बाद दूसरा भी और शुरू हो गया स्टीफन गेस्ट की वजह से. अब स्टीफन गेस्ट की वजह से उसे आउटकास्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया. तो दिस इज़ द ट्रैजिक फ्लॉ. पर इस ट्रैजिक फ्लॉ के बाद भी जो है ये पूरी कहानी जो है वो मूव करती है. रिवर फ्लॉस किस चीज़ का सिंबल है? रिवर फ्लॉस जो है इज द सेंट्रल मोटिव इन दिस नॉवल. अच्छा ये आ सकता है क्वेश्चन. विच नॉट ओनली रिप्रेजेंट द जर्नी लाइफ बट द मैगीज अनकंट्रोल्ड इमोशन एज वेल. फ्लॉस यहाँ पे एक रिवर है, और रिवर आपको पता है अनकंट्रोल्ड होती है. एक पर्टिकुलर पाथ नहीं होता कि इसी तरह चलना है. तो कहीं पे जिगजैग, कहीं पे मूवमेंट, कहीं पे तेज होगा और कहीं पे स्लो हो जाएगी रिवर. ठीक है. तो इस तरह से अब चाहे वो ऑक्सबो फॉर्म करना हो, चाहे एस्चुरीज फॉर्म करना हो, तो इस तरह से होती है रिवर. वो यहाँ पे दिखाया गया. रिवर यहाँ पे एक रिजिड हैबिट को नहीं दिखाते हुए एक तरह से फ्लूडिटी दिखाती है. फ्लॉस रिवर जो है उस एज एन ईडन वेयर द टू किड्स द मैगी एंड द टॉम. तो दोनों को यहाँ पे एक तरह दिखाया गया. यानी अब फ्लॉस रिवर एक तो मैगी की जर्नी को प्रेजेंट करती है जो कि इसे बिल्डिंग सोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाती है, और दूसरा ये भी दिखाती है कि अनकंट्रोल्ड होता है जैसे कि मैगी का जो इमोशन है. तो एक तरह ये जो है एक डुअल कंसेप्ट लेके आती है अबाउट द कैरेक्टर. और इस तरह रिवर अपीयर एट द डिस्ट्रक्टिव फोर्स. एंड में यही रिवर जो है इसने डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह काम किया, और दोबारा से जब अब राइजिंग एक्शन की तरफ इस कहानी को लेके गई ये रिवर, उसके बाद क्लाइमेक्स तक मीट करवाया. राइजिंग एक्शन आपको पता है कई सारे नोट्स फॉर्म होते हैं. KNOT है ना, नॉट, इट मीन्स कुछ उलझने, और कहानी इस तरह से राइज होती जाती है. पर एक पॉइंट तक कहानी पहुंचती है, उसके बाद उसका सोल्यूशन होने लग जाता है. और कहानी में अगर राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन दोनों अगर बराबर हो गए तो हम बोलते हैं क्लाइमेक्स आ गया. यानी जो जो रीडर के दिमाग के अंदर है वो सब अगर सॉल्व हो गया तो हम बोलते हैं यस. तो फाइनल रिकन्सिलेशन एंड में वो मिल जाते हैं. दो जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो दोनों एंड में मिलते हैं, और यही यहाँ पे रिवर फ्लॉस का एक कमाल है. रिवर फ्लॉस की वजह से जो वो मिले, दिस इज़ एन एक्सलेंट एंडिंग. अब यहाँ पे कुछ कोटेशंस हैं जो कि सच में इम्पॉर्टेंट है. जैसे पहले हम देखते हैं, इट इज़ ए वंडरफुल दिस सबड्यूअर दिस नीड ऑफ लव एंड दिस हंगर ऑफ द हर्ट एज ए एज अ पेरिम्टरी as that of the other hunger by which the nature forces us to submit to the yoke and to change the face of the world. The quotation ये chapter number 5 से quotation है book number 1 से. The important element in the Maggie's character. अब ये मैगी के कैरेक्टर के रिगार्डिंग है. Her extreme need for love and affection, the use of the word hunger जो कि यहाँ पे बताती है about the overwhelming power of the Maggie, and this is of sometimes this self-centered. कि किस तरह से उसका प्यार जो सेल्फ सेंटर्ड था, वो नहीं बांटना चाहती थी कि टॉम किसी और के साथ खेले. अब टॉम किसी और के साथ खेल रहा था तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने उसे धक्का मार दिया. फाइनली जस्ट एज द हंगर मेक्स द ह्यूमन अडैप्ट देयर बिहेवियर एनवायरनमेंट, इन द सेम वे द मैगी नीड लव. और इसी तरह से मैगी को प्यार चाहिए, और इस पूरे नावल में मैगी एज एन लव की तरह ही मूव कर रही है. सबसे पहले लव रिगार्डिंग टू द टॉम, उसके बाद लव रिगार्डिंग टू द फिलिप वैकम, फिर उसके बाद लव रिगार्डिंग टू द स्टीफन गेस्ट. लव के एंगल्स चेंज हो रहे हैं, और इसी को ये इडिपस रेक्स की तरफ लेके जाते हैं, इनमें दैट अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स ईच अदर. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है आपको.
नेक्स्ट आता है हमारे पास, nevertheless there was a visible improvement in the Tom under this training, perhaps because that he as a boy in the abstract existing this solely illustrate the evil mistaken education, but a boy made up of the flesh and the blood with the disposition not entirely the mercy of the circumstances. अच्छा, ये चैप्टर 4 से है, द बुक सेकंड से, इट पॉइंट्स एट जॉर्ज इलियट से प्री ऑक्यूपेशन विद द रियलिज्म. Eliot spawned up the realistic novel that were written in the day which the character were the idealistic, simple and the stereotype. तो जॉर्ज इलियट नहीं चाहती थी कि रियलिस्टिक राइटिंग लिखे जिसमें कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आइडियलिस्टिक और स्टीरियोटाइप डिजाइंड होते हैं. इलियट प्रपोज टू कंसिडर दिस साइकोलॉजिकल रियलिज्म, वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के रियलिज्म को लेके आना चाहती थी. एट द मोमेंट सच एज दिस, द इलियट कॉल्स अटेंशन टू द मेथड बाय पॉइंटिंग आउट हाउ ए कैरेक्टर वुड बी ट्रीटेड in other novel, though the Eliot has point to make the evils of miseducation, and she will not make it bluntly at the expense of the veracity of the main, as similar the comment occur in the chapter 3. अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि there's a visible improvement in the Tom under this training, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन ही जो है आपको आगे लेके जा सकती है. इसके अलावा जो है अगर आपने लाइफ में अलग अलग फेसेस देखे हों, इवन द सीइंग द डिफरेंट पेजेस इन द लाइफ, और कई सारे टेंशन्स ये सब देखें, तो उससे भी आप डिज़ाइंड होते हो. दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपीरियंटोलॉजी इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, कि आपने जो एक्सपीरियंस से गेन की है एजुकेशन, ठीक है, तो उसके उसमें है. ऐसा नहीं है कि जॉर्ज इलियट ने एक जगह लिखा हो इस तरह के कोटेशंस, और भी कई जगह इस तरह के कोटेशन दिखाए गए हैं बाय जॉर्ज इलियट, पर अलग अलग कैरेक्टर के डायलॉग के फ्रेम में. अच्छा, ये जो कोटेशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, ठीक है. जब भी द मिल ऑन द फ्लॉस का नाम लिया जाता है तो इस कोटेशन को बहुत बोला जाता है. द फेमिनिस्ट कोटेशन है, द हैप्पीएस्ट वुमेन लाइक द हैप्पीएस्ट नेशन हैव नो हिस्ट्री. जो हैप्पीएस्ट वुमेन होती है वो एक हैप्पीएस्ट नेशन फॉर्म करती है. दिस सेंटिमेंटल कोटेशन चैप्टर 3 बुक 6 was first articulated by Montesquieu in the neutral gender as the people, the Iliad's gendering or the comment as the female, perhaps the gesture to fact woman. It means that conspicuously that absent from history. More specifically, the quotation gesture towards the Maggie's status as a tragic character. The quotation also subtly points at Iliad's conception of the progressive life as a struggle to progress beyond and to progress generation. It means difficulty and the progression is necessary. कि यानी अगर वुमेन हैप्पी रहेगी तो वो नेशन को भी हैप्पी कर सकती है, एंड हैव नो हिस्ट्री. और ऐसे जो जो इस तरह के जो लोग होते हैं इनको हिस्ट्री में कभी जो है इनको इंक्लूड नहीं किया गया, बट स्टिल इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए. एक तरह से फेमिनिस्ट पॉइंट है, एक तरह से फेमिनिज्म के बेस पे एक सेट्रिकल टोन सेट किया है कि यानी जो हैप्पीएस्ट वुमेन है लाइक द हैप्पीएस्ट नेशन, तो और हैव नो हिस्ट्री, पर ऐसी वुमेन को जो है कभी ट्रेस नहीं किया गया. पर जॉर्ज इलियट ये पूरी जो राइटिंग लिख रही है विद द मिल ऑन द फ्लॉर्स, ये इसका एक्सलेंट एग्जांपल है कि वो हैप्पीएस्ट वुमेन को हिस्ट्री में जो है वो स्लॉट डाउन कर रही है. और यही आपको समझना है कि जो अच्छी वुमेन थी जिन्होंने नेशन के लिए मूव किया है, पर अब उनको हिस्ट्री से इफेस कर दिया गया है. पर जॉर्ज इलियट यहाँ पे वही सब काम को जो है वो स्लॉट डाउन कर रही है थ्रू राइटिंग, जैसे कि द मिल ऑन द फ्लॉर्स. ये नेक्स्ट कोटेशन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए तो आप इस कोटेशन को खुद देख लेना और एक बार आप अच्छे से समझ लेना, आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगी. अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन शुरू होते हैं जो कि सच में अटेम्प्ट करना बहुत टफ हो सकता है. जैसे कि डिस्कस द रोल ऑफ द नरेटर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग अ नरेटर टेल द स्टोरी इन द पास्ट टेंस. तो सबसे पहले नरेटर का क्या रोल है, उसके बाद ऐसा क्या है कि नरेटर ने इस पूरी कहानी को पास्ट टेंस में ही रखा. विद whom डज द नरेटर सिम्पथाइज, और यहाँ पे नरेटर अपनी सिम्पथी किसके लिए शो कर रहा है, एंड व्हाट वैल्यूज डज द नरेटर अपहोल्ड, और नरेटर की क्या क्या वैल्यूज है जो कि उसने यहाँ पे रखा है, एंड व्हाट डज द नरेटर आस्क फ्रॉम द रीडर, और नरेटर क्या पूछ रहा है यहाँ रीडर से. चलो इन सबको देखते हैं. द रोल ऑफ द नरेटर इज सेंट्रल एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टोरी टेलिंग. As a guide through the world of the narrator shapes not only how the event unfold but also how they are understood by the reader. अच्छा, नरेटर का यहाँ बहुत बड़ा रोल है. सबसे पहले नरेटर जो है उस कहानी को किस तरह से अनफोल्ड करना है, एक एक पहलू आपको किस तरह से दिखानी है उस कहानी को और कैसे बताना है. दिस इज़ द रोल ऑफ द नरेटर. नरेटर का पर्सपेक्टिव ये पूरे स्टोरी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और उसकी मीनिंग को और इवन द रीडर के इंगेजमेंट को, ताकि वो इंगेज रहें और इनको और इमोशनल कनेक्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाता है. तो रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नरेटर का. व्हेन ए स्टोरी इज टोल्ड इन द पास्ट टेंस, सब कहानी को पास्ट टेंस में बोला जाता है. द एक्ट ऑफ द नरेशन बिकम्स वन ऑफ द रिफ्लेक्शन. द चॉइस ऑफ द पास्ट टेंस नरेशन इनहेरेंटली क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन द इवेंट एंड द मोमेंट ऑफ द नरेशन.
ताकि जो नरेटर जिस टाइम कहानी बता रहा है और वो जो कहानी जो बता रहा है जैसे पास्ट, उनके बीच में एक एक गैप रखना ये ज़रूरी है। क्योंकि नरेटर देखो जब कहानी सुना रहा है, मान लेते एग्जांपल ले लेते हैं, नरेटर कहानी सुना रहा है 1990s की यानी 1990 की, और जो नरेटर है वो ये कहानी सुना रहा है इन 2015 2015 में। तो अब ये जो है तो ये है कि नरेटर, अगर आप नरेटर का यूज़ करते हो तो इससे डिस्टिंक्शन हो सकता है कि हाँ नरेटर 1990 की कहानी सुना रहा है तो, और नरेटर के बीच में एक गैप को रखना, इसी के लिए यूज़ करते हैं पास्ट टेंस को। यानी एक नरेटर बताते हैं कि वो किस एज में और कौन सी एज के बारे में लिख रहा है, तो ये रोल है, इसीलिए पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है ताकि दिखाया जा सके कि हम उसके पार्ट नहीं है कहानी के, उस समय ऐसा चल रहा था पर मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। एंड बाय लुकिंग बैक ऑन द इवेंट द नरेटर कैन ऑफर इनसाइट, और जब नरेटर जब पास्ट में लिखता है तो हम उससे कैरेक्टर को इनसाइट देख सकते हैं, कंक्लूजन ड्रैग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ नरेटर टेक मोर रिफ्लेक्टिव, और कई बार रिफ्लेक्टिव टोन, अथॉरिटेटिव टोन और इन सब टोन को वो सेट कर सकता है, यानी बता सकता है इन्होंने ऐसा किया, अगर ये ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, ठीक है, इस तरह का जो व्यू देना है। Additionally, the past tense narration also implies the sense of inevitability of the fate, कि ये कहानी में ऐसा होना है और वो होके रहेगा। ये आप तभी बता सकते हो जब आप पास्ट में लिख सकते हो। और कई बारी फोर शेडोइंग का भी यूज़ किया जाता है, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के ऊपर मूव करवाना और नहीं जैसे कंसेप्ट को भी एक जन्म देना, कि आप कहाँ पे ड्रामा यूज़ कर रहे हो पास्ट टेंस में और उसके बाद आप क्या रखने वाले हो ताकि एक आयरनी क्रिएट हो। ये तभी हो सकता है जब कोई इंसिडेंट पहले हो चुकी हो, और उसको एज इन प्रेजेंट से कंपेयर करके एक तरह से उसमें सेट्रिकल टोन को सेट करना, इसीलिए पास्ट टेंस में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। And in some cases, the narrator might align themselves with a societal value to uphold the moral and the ethical standard. और moral देखो हर बारी moral और ethical standard जो है सोसाइटी में बदलता रहता है। 1990 में moral standard कुछ और था, 2015 में moral standard कुछ और है। तो यानी एक इस तरह से अगर आप 1990 के moral और ethical value को दिखा रहे हो और अभी का बिल्कुल अलग है, इससे आप एक stark comparison generate कर सकते हो, और ये तभी possible है जब आप उसे past tense में लिख रहे हो। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट there's some narrator as a moral commentary, और कई बारी जो नरेटर इवन द क्रिटिकल टोन भी सेट कर लेते हैं कि ठीक है भाई ऐसा हुआ, एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट देते हैं कि बीच में इस तरह का था। तो इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। एंड द नरेटर माइट ऑल्सो आस्क द रीडर टू रिफ्लेक्ट द लार्जर थीम ऑफ द स्टोरी, ताकि वो थीम को अच्छे से, इवन वो ऐसे थीम को जो है अगर वो 2015 में लिख रहा है और रीडर भी 2015 के, तो वो दिखाता है कि पास्ट कैसा है, कैसा था और हम आज कैसे हैं। इस तरह के जो कंपैरिजन है और ये जो पैरेलल कंसेप्ट है, दो एजेस को एक साथ मूव करवाना, इसके लिए भी पास्ट टेंस बहुत ज़रूरी होता है। Ultimately, the narrator plays the multifaceted role in shaping the story experience by telling the story in the past tense and the reflective distance and contemplation, ताकि themes attach कर सको, stark comparison कर सको और एक propel कर सको, कहानी को arrange कर सको, slot down कर सको, मेन स्ट्रीम पे उतार सको, ethical values बता सको, उस टाइम और इस टाइम के बीच में फ़र्क बता सको, रीडर को इंगेज कर सको, इमोशनल डिप लेके आ सको, इतने के लिए जो है पास्ट टेंस का यूज़ होता है। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट, इन व्हाट सेंस इज द मिल ऑफ द फ्लॉस इज मिल ऑन द फ्लॉस इज अ स्पिरिचुअल नॉवल, किस तरह से, ये भी बहुत अच्छा है। देखो इसे स्पिरिचुअल नॉवल भी माना जाता है, जैसे एंड आप देख रहे हो इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिट एंड किस तरह दोनों की आत्मा ऊपर उठी भाई बहनों की और वो मिल गई, और वो दैट्स अ क्लाइमेक्स सीन जो कि इसे मेटाफिजिकल यानी जॉन डन पॉइंट ऑफ व्यू से, डन से यानी 1601 उसके आसपास लेके जाती है इस राइटिंग को। एंड यहाँ पे दिखाया गया दैट डीपली द क्वेश्चन अबाउट द ह्यूमन मोरालिटी, इनर कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल ग्रोथ, नेचर ऑफ ह्यूमन सफरिंग और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, ये सारे कुछ स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन की तरफ लेके जाती है। नैतिकता क्या है, हमारे अंदर इनर कॉन्फ्लिक्शन चलता है, हार्ट एंड माइंड का कॉन्फ्लिक्शन, ह्यूमन को कितने ज़्यादा सफरिंग करनी होती है, और यही सब क्या है हमारे पास स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, इसीलिए राइटिंग स्पिरिचुअल नॉवल के अंडर भी कंसिडर की जाती है। वाइल द नॉवल डज नॉट एक्सप्लिसिट द फोकस ऑन द रिलीजियस डॉक्ट्राइन के ऊपर कोई फोकस नहीं है, इट पोर्ट्रेल द ह्यूमन कंडीशन को दिखाया गया है, एंड इवन द वैल्यू ऑफ द लाइफ एंड व्हाट इज़ लाइफ इन रियल टर्म उसको भी दिखाया गया है, इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट, फिलोसफिकल क्वेश्चन को रेज किया है, और एंड में जो बिल्कुल जो एंडिंग की गई इधर से शार्प कट डाला गया है, वहाँ पे ये इस राइटिंग को स्पिरिचुअल नॉवल बनाती है। एट द हार्ट ऑफ द मिल ऑन द फ्लॉस, इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैगी टू लीवर का इनर कॉन्फ्लिक्शन दिखाया गया है, मैगी की सेंसिटिविटी और पैशनेट के किस तरह से लव जो है वो ऐसे नहीं है कि जैसे सोसाइटी चाहती है,
लव जो है इज अ टाइप ऑफ द इन्फैचुएशन, इट मीन अट्रैक्शन विदाउट रीजन, ऐसा भी होता है लव। The one way in the novel's spiritual dimension is that the Maggie desire for a life renunciation, self-sacrifice, echoes the religious and spiritual asceticism। तो यहाँ पे ये भी दिखाया है कि asceticism, सॉरी, कि किस तरह से renunciation यानी इस पूरी दुनिया को छोड़ना, अपने आप का सेल्फ सेक्रीफाइस करना, और स्पिरिचुअल एसेटिज्म यानी एक तरह से बाबा टाइप की लाइफ को जीना, और क्रिश्चियन मिस्टिक एसेटिक्स, ये सब इसमें दिखाएंगे। द ट्रांसडेंटलिज्म, इट मीन दैट यहाँ की वहाँ, यानी इस दुनिया से उस दुनिया तक नॉलेज को कैरी करना, और प्योरिटी, सेल्फलेसनेस, ये सारी बातें जो है इस कहानी में हमें मैगी के थ्रू पता चलता है। जैसे मैगी स्ट्रगल टू रिकनसाइल द स्पिरिचुअल एस्पिरेशन एंड द अर्थली डिज़ायर एंड फॉर द लव एंड द पर्सनल फुलफिलमेंट, कि किस तरह से लव, और एट द एंड हमें देखने को मिला द स्पिरिचुअल लव रिगार्डिंग टू हर ब्रदर, कि किस तरह से अपने भाई को कितना ज़्यादा वो चाहती थी। The most significant and emotionally charged aspect of the novel is that Tom, who represents a rigid moral order. अब टॉम का मॉरल ऑर्डर जो है वो काफ़ी रिजिड था, काफ़ी फिक्स था, बट स्टिल मैगी मोर इंट्यूटिव थी अंदर की तरफ, एंड इमोशनल, स्पिरिचुअली, इवन दैट अंडरस्टैंडिंग, इस तरह का काफ़ी उसके अंदर था। तो मैगी जैसे कि मोर फ्लूइड थी, स्पिरिचुअल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड मॉरल थीम, ठीक है, ये, और सोसाइटी किस तरह कनेक्ट होना है, द स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स, ये तो मैगी के थ्रू हम बोल सकते हैं दिस इज़ एन एक्सलेंट पीस ऑफ दिस स्पिरिचुअल नॉवल। बोथ रिलेशनशिप एंड द चैलेंजेस द मैगी के मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन देयर, जैसे फिलिप वो इज फिजिकली डिसेबल्ड था, बट स्टिल दैट द किंडर्ड स्पिरिट फॉर द मैगी, पर मैगी का लव उसके लिए था, दैट्स अ ट्रू लव, और वो सच में एक सही लव था। और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि फाइनली कि मैगी का रिलेशनशिप विद स्टीफन गेस्ट, और किस तरह से मैगी एकदम से मान नहीं रही थी, कि उसे लग रहा था ये सब कुछ सही नहीं है, ये भी कई तरह के क्वेश्चन रेज करती है रिगार्डिंग टू द पर्सनल डिज़ायर, और किस तरह से हमें बैलेंस करना होता है, बैलेंस द डिमांड ऑफ द सोल एंड द डिज़ायर ऑफ द हर्ट। तो सोल की डिमांड क्या है और हर्ट की डिमांड क्या है, इसके बीच में जो कन्फ्लिक्शंस है, ये इसको और राइटिंग को एक स्पिरिचुअल टच पे लेके जाती है। उसके बाद इलियट्स ट्रीटमेंट ऑफ द सफरिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑफ द नोबल स्पिरिचुअलिटी थ्रू आउट द मिल ऑन द फ्लॉर्स द कैरेक्टर इंड्योर द वेरियस फॉर्म ऑफ द सफरिंग। कई तरह की सफरिंग है, द इमोशनल पेन, द अनफुलफिल्ड डिज़ायर, मैगी की सफरिंग, ये सारी इस राइटिंग को एक स्पिरिचुअल एसेंस और स्पिरिचुअल टच पे लेके जाती है। इंडिविजुअल सफरिंग भी है इसमें, कि पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है जैसे ब्रदर टॉम अपने इंडिविजुअल बेसिस पे किस तरह सफ़र कर रहे थे, इवन मैगी, और भी जो है जैसे इवन द मिस्टर टुलीवर, द मिसेस टुलीवर, सारे कैरेक्टर जो हैं वो इंडिविजुअल जो एक तरह का हमारा अनफुलफिल्ड डिज़ायर एंड इवन इंडिविजुअल जो सफरिंग है उनको प्रेजेंट करती है। And the Iliad's portrayal of the nature in the mill on the floors contribute the novel's spiritual novel. Particularly the river that runs through the story is a symbolic meaning that often reflect the emotional and spiritual state of the character। किस तरह से रिवर जो है एक रिजिड नहीं होती, जो कि मूव करती रहती है, और जो फ्लूडिटी होती है, इसी तरह से कैरेक्टर इन द पैरेलल वे फ्लूड कंसेप्ट की तरफ मूव करते जा रहे हैं। और मैगी इज़ एन एक्सेलेंट एग्जांपल। यहाँ मैगी कोई भी एक एज फ्लैट कैरेक्टर नहीं है, तो वो राउंड कैरेक्टर है, मूव हो रही है विद लव, और जो लव है दैट इज़ स्पिरिचुअल डिमांड, और ये डिज़ायर और डिमांड और सेक्रीफाइस, रिडिम्पशन, और इन सब का एक पर्टिकुलरली एक ब्लेंड है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स हाउ डज द इलियट यूज वाटर इमेजरी एंड डज द इमेजरी रिलेट द फ्लॉस एंड व्हाट डज द फ्लॉस सिंबलाइज। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कि वाटर इमेजरी का मतलब यहाँ पे फ्लॉस रिवर का, फ्लॉस रिवर किस किस चीज़ को सिंबलाइज करती है वो आप देख लेना। दिस नॉट अ सिंबल, इट्स अ मेटाफर, और मैं मेटाफर बोलूँगा और एलिग्री भी बोलूँगा। मैं एलिग्री मीन्स एक्सटेंडेड सिंबल, तो एलिग्री है, और एलिग्री है क्योंकि एक्सटेंडेड सिंबल है, कि रिवर एज एन रिवर नहीं है, रिवर एज एन फिलोसफिकल सिंबल यूज़ किया आपने। एलिग्री का मतलब होता है सिंबल, सिंबल के साथ आपने एक हिस्ट्री अटैच कर रखी हो, इट मीन दैट सिंबल दैट हैज़ एन हिस्ट्री। और यहाँ पे जो है रिवर की जो नेचर है और रिवर का जो फ्लूइड कंसेप्ट है उसको ऐड किया गया विद दैट ऑफ द कैरेक्टर्स नेचर, और यही इस चीज़ को एज एन इमेजरी और एलिग्री के फॉर्मेट में लेके आती है। और क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरह से रिवर से कंपेयर किया गया मैगी की लाइफ भी, और सारे कैरेक्टर जितने भी हैं इसमें सभी कैरेक्टर एज एन रिवर की तरफ मूव कर रहे हैं, रिवर की तरह मूव कर रहे हैं, रिवर जैसा नेचर एज एन मेटाफर, रूपक अलंकार है, और साथ ही साथ सिंबल यूज़ हुआ है, और एलिग्री भी है एज एन एक्सटेंडेड सिंबल। तो आप ये देखो रोक के समझ सकते हो, और बहुत ईजी है ये तो समझना।
द वाटर इमेज इन द मिल ऑन द फ्लॉस इज अ ब्रॉडर फिलोसफिकल कंसेप्ट जो मैंने बता रखा है, एंड इवन द इंटरेस्ट इन द डिटर्मिनिज्म एंड बीइंग द ह्यूमन शेप्ड एंड द फिजिकल इन दिस सोशली। तो ह्यूमन डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट को भी लेके आया गया है कि हमें सच में कि ये सारे डिटर्मिनिस्टिक फोर्सेस होते हैं जो कि लाइफ में चलते हैं, दिस इज़ अबाउट द यूनिवर्सल ट्रुथ। और ये सच में होता है कि किस तरह से हार्डशिप आती है और किस तरह से सरवाइव करना होता है, और कितने जो है इवन द नेगेटिव ट्रेसेस चलते हैं हर एक की लाइफ में। और इसी तरह से रिवर की भी लाइफ होती है, तो रिवर के साथ एक एग्जैक्ट कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। और फ्लॉस का इतना अच्छा एग्जांपल यूज़ किया गया, यानी रिवर फ्लॉस का, कि उसको रिन्यूअल और रिडेम्पशन के लिए भी यूज़ किया गया, जस्ट लाइक एन हिंदू हमारे उसमें किया जाता है कि लास्ट में अस्थियाँ जो है उसमें बहा दी जाती है पानी में। तो सेम यहाँ पे द फ्लॉस जो रिवर है वहाँ पे रिन्यूअल और रिडेम्पशन का भी कंसेप्ट है कि किस तरह से रिवर जो है प्योरिफिकेशन और क्लींजिंग का एक वो रोल प्ले करती है। इसी तरह से कहानी में जो उसको पूरा स्पिरिचुअल एंड पे लेके जाती है वो मैगी और टॉम, दोनों जो है एंड में यहाँ पे उनकी दोनों की डेथ हो जाती है। और जो डेथ होने के बाद जो प्यूरिफिकेशन और क्लींसिंग में दैट सोल, जो कंसेप्ट ऑफ सोल है वो यहाँ पे आती है एज जस्ट लाइक एन हिंदू। अब हम हमारे हिंदू रिलीजन में भी क्या होता है, सेम होता है कि रिवर एज एन सिंबल होता है फॉर द प्योरिफिकेशन फॉर द साल्वेशन। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी दिखाया गया है। इसी तरह से फाइनली यहाँ पे ये लेक्चर ओवर होता है, और आप बताना मुझे आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और थैंक यू सभी को जो इस चैनल पे हैं, और जो नहीं है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो यार सबसे पहले। और आप ज़रूर बताना कि आपको अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो उसे प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करो, और 15 से 20 दिन पहले करना ताकि मैं वीडियोस लेके आ सकूँ। और ये मेरी ईमेल आईडी है, और दिस इज़ टेलीग्राम चैनल, इसे प्लीज़ ज्वाइन करो। और ये फेसबुक आईडी है, इवन इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे मतलब मिल सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कोई स्पेशल क्लास अगर वगैरह नोट्स वगैरह ये सब चाहिए तो आप यहाँ पे भी मुझसे जो है वो मिल सकते हो। तो यार प्लीज़ सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या किसी में कोई डाउट हो कि नहीं ये नहीं समझ आ रहा, या कोई भी अगर डाउट्स वगैरह अगर आपके दिमाग में है तो आप नीचे डाल सकते हो, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर सकता हूँ। और इवन वैसे तो आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसको हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से बहुत कर चुके हैं, जैसे बिल्डिंग्स रोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा हमने, इडिपस रेक्स के थ्रू से भी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के थ्रू भी, और साथ ही साथ ईगो, सुपर ईगो, सिगमंड फ्रूट के कंसेप्ट, और ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है। बस आपको अगर और विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं समझ आता, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ तो इसी चैनल पे आपको एक शॉर्ट मिलेगा, तो वहाँ पे आप उसे देख लेना। और थैंक यू यार सभी को।